अपने आप को सनातनी मुसलमान सनातनी मानती हूँ। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आपका ये सनातनी कनेक्ट सबसे पहले आपको कब फील हुआ था? महादेव हैं तो मैं हूँ। मेरा जो अफेक्शन था या मेरा जो अट्रैक्शन था वो कोई ड्रामा नहीं था, वो फेक नहीं था, वो कोई मैनिपुलेशन नहीं था, वो कोई ग्रीड नहीं था, वो किसी भी तरीके की कोई एक्टिंग तो थी नहीं थी। पर ये शादी पॉसिबल नहीं है अब। अगर मेरी जान को कोई खतरा होता है तो ये मुझे पुनीत जी से क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो व्यक्ति कई लड़कियों के साथ तो बिस्तर पर जा चुका है, चलो वो हो ठीक है, आई डोंट माइंड, लेकिन दो दो बीवियां रख रहा है। पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड हैं और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। कि अगर पुनीत जी का ये सलाम आदाब, मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर ये पहले मुझे पता होता तो मैं 3.5 मिनट भी उनके साथ नहीं होती। आप अभी भी इस्लाम को मानते? नहीं। जब ये मुसलमान खुद अपने प्रॉफिट ईसा मसीह को बोल दिए हैं, जब ये मुसलमान जिसको सूरे मरियम में पढ़ रहे हैं उन बोल चुका है, तो इनकी नजरों में मैं क्या हूँ? या मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि लड़कियों की परिस्थिति नहीं समझी जाती है कि हम 2 दिन पहले तक जिसको भाई बोल रहे थे, आज हम उसके सामने कपड़े कैसे खोलें। भाई लाखों लाख ऐसी मुसलमान बेटियां हैं जो 3 तलाक की विक्टिम है और अब वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं। मुसलमान में आज भी कई ऐसे मैसेजेस हैं जो गाली के भी आते हैं और प्रपोजल्स के भी आते हैं। मैं तो पहले ही नमस्कार कर देती हूँ, भैया मुसलमान की गली में नहीं जाना है मुझे। यहाँ तक कि मेरे बेटे को और मुझे शारीरिक संबंध से भी जोड़ा गया। हाँ, मुझे एक चीज का हमेशा लगता है कि अगर मैं इनके हाथ में आ गई तो ये मुझे सिर्फ मारेंगे नहीं, ये मोर देन 6 मंथ ये मेरा रेप करेंगे। वाहिद हिंदू राष्ट्र बचा है भारत, जो धीरे धीरे हरा झंडा फैलाने के लिए जो कठमुल्ले तैयार है, उनसे इसको सुरक्षित करना चाहती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू TDM मंथन। आज का हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही डिफरेंट गेस्ट है। यू ऑल नो हर एंड शी इज़ समवन हु इज़ नोन टू नॉट she wouldn't think twice before if she feels for it. If she thinks this is right, she will tell you what is right and what is wrong right on your face. और ये कर चुकी है ऐसा सबके साथ, जो जहाँ उनको गलत लगता है उनको बहुत ज़बरदस्त हमला कर सकती हैं ये, और करती आ रही हैं। She is a known face. She is a Supreme Court lawyer and a BJP leader. Also, let's welcome someone who's totally unapologetic. Let's welcome Miss Nazia Ilahi Khan. How are you? हर महादेव। बहुत अच्छी। आई एम फाइन, आई एम वेल। We're so glad आप finally आए आज, आपके लंबे बिहार सब सारे कैंपेन से Exactly. आगे अभी फ्री हो गए थोड़ा सा इलेक्शन कैंपेनिंग से। एक्चुअली पहले मैं कहूँ कि आई फील वेरी ग्लैड कि मतलब दिस प्लेटफॉर्म इज सच एन एपिटोम प्लेटफॉर्म टू delivered my statement, to placed my thought. तो मेरे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही ब्लेस्ड वाली बात होती है जब मुझे लोग इतने प्यार से, इतने सम्मान से बुलाते हैं और मेरी बातों को 1-1 घंटे सुनते हैं। अब आई बात कि सब शांति हो गई तो नहीं, एक्चुअली नहीं, क्योंकि बिहार इलेक्शन का हमारे ऊपर एक प्रेशर था जो बहुत अच्छा फल मिला हमें, हमारी मेहनत का, जनता के प्यार का, सम्मान का। अब बंगाल। अब पहले तो बिहार में इतनी ज़बरदस्त जीत हुई और आप लोग ने इतना समय वहाँ पे कैंपेन किया। आपकी नज़र में बिहार ने बीजेपी को क्यों चुना? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि जब मैं बिहार कैंपेनिंग पे उतरी ना, तो इतना महिलाओं का प्यार, मतलब ये मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखा है। इतना प्यार मुझे मिला, कोई मेरा मुंह चूम रही है, कोई मुझे माला पहना रही है। बिहार कैंपेनिंग से आते आते वक्त में ऑलमोस्ट मेरे पास 62 साड़ीज थी गिफ्ट में।
62 साड़ीज गिफ्ट में। मैं कहीं पर मतलब रोड शो कर रही हूँ, अगर किसी से पानी मांग रही हूँ तो वो शरबत और दूध दे रहे हैं। अब आप समझो, मतलब सम्मान और प्यार का और लाड का एक मतलब लेवल था। बिहार ने इसलिए चुना भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश बाबू की पार्टी को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देश के कोने कोने को सोलर दिया, बिजली दिया, तो लालू के फुसफुसवा लालटेन की तो जरूरत अब बिहार की जनता को थी नहीं ना। मतलब गुड गवर्नेंस ऑब्वियसली आप सोचिए कि बिहार में एक जमाना हुआ करता था जब लड़कियां मतलब सूरज डूबने के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, और आज एक ज़माना है कि आप बिहार में गांव ग्राम में आप चले जाइए, लड़कियां आराम से साइकिल स्कूटी चला करके अपने अपने ट्यूशन से आ रही हैं, कोई कराटा सीख कर आ रही हैं, कोई अपना काम करके आ रही हैं। अच्छा, पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में सत्ता में होता था कि किसी का बच्चा IAS हुआ है, IPS हुआ है, इंजीनियर हुआ है, डॉक्टर हुआ है, जज हुआ है, तो फिरौती के पैसे वो किडनैप हो जाता था। पहले खूब किडनैपिंग का दौर था, जंगल राज चला, और काफी पहले की बात हो गई। लालू प्रसाद यादव के सरकार की बात मैं बता रही हूँ। और अब क्या है कि बिहार सम्मान देता है, अरे फलाने का बच्चा IPS हुआ है, फलाने की बेटी IAS हुई है। दूसरा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ पर सभाएं की हैं वहाँ पर आप समझ लो कि 70% मुसलमान थे। सिमरी, बख्तियारपुर, अररिया, दरभंगा, शेखपुरा, चड़वामा, उगामा, भट्टा, मैंने ऐसे मतलब रूरल एरिया में जा कर के सभाएं की हैं, और वहाँ पर 70% 65% डेटा में आ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और मुसलमान बेटियों को जो खुशी मिल रही थी मेरी बातों को सुनने में, ऐसा लग रहा था कि वो बोलना चाहती हैं ये बातें लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। अब इसी बात पे पहले तो मुझे पूछना है कि आपके ये जो टैटू है इस पे क्या लिखा है? ये है, कैन यू शो इट टू अस? या श्योर, ये है उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन। यास्मीन मेरी माँ का नाम है और अरबी में इसका मतलब होता है माई मदर इज एन एंजल फॉर मी। And she is. All mothers are. Obviously. माओं से ज़्यादा डीप और डेप्थ और लाड और प्यार किसी में नहीं हो सकता। तो इतना प्यार कि आपने टैटू, जनरली लोग अपने लवर्स का या somebody who they pray to उनका लिखवाते हैं। नहीं, आई एम वेरी मच क्लोज विथ माई मदर, और ये बात देश और विदेश में सबको पता है, और ये बात मेरे दुश्मनों को भी बहुत अच्छे से पता है कि नाजिया को अगर तोड़ना है तो माँ को गाली दो। और ये रीज़न है कि मेरी माँ को गालियाँ बहुत पड़ती हैं, बिकॉज मैं कभी भी अपनी माँ की मोहब्बत को छुपा ही नहीं पाती हूँ। वो मेरी शब्दों से और मेरे बिहेवियर से, मेरे तौर तरीक़े से दिखता है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। मेरे फादर का उतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, मेरे फादर के क्लोज भी मैं नहीं हूँ। मेरे फादर के साथ अगर मैं एक हफ्ते रहती हूँ तो शायद मेरी उनसे 4 बातें होती हैं, लेकिन मेरी माँ वो है जो मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की दी हुई है। अदरवाइज़ नॉर्मल जैसे मुस्लिम कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी में जो बेटियां होती हैं कि भाई मेरी शादी हो जानी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे घर पे रहना है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो यही होता मेरे साथ भी। लेकिन आज मेरी बड़ी वाली जो बहन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, मेरी छोटी वाली बहन है वो अंबानी ग्रुप में उसने MBA किया हुआ है, PhD कर रही है, वो वहाँ पर जॉब कर रही है। मेरे बारे में सबको पता है। तो अगर हम शिक्षित हैं तो मेरी माँ की वजह से। मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि तीनों बेटियां इतना पढ़े। मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मेरी घर की बेटियां इतनी वोकल हो। मेरे फादर को कभी नहीं ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां बाहर में जाएं और बाहर जा कर के सबकी गलतियों को दिखाएं और उनको मुंह तोड़ जवाब दें, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर एक्चुअली पहले टिस्को कंपनी में काम करते थे, और टिस्को कंपनी में काम करने के समय में फिर टिसॉट में वो गए, तो टिसॉट में भी उनका बहुत बड़ा प्रोफाइल का जॉब था। तो इज़राइल भी वो गए हैं, रंगून भी वो गए हैं। उसके बाद फिर बाहर रहना मेरी दादी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शादी यहाँ पर हुई थी।
तो फिर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने हार्डवेयर बिजनेस किया, बहुत छोटा सा बिजनेस है, हम लोग कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डिग्रियाँ भरपेट है। हमारे घर में बेटी हुई है तो मतलब वकील बनेगी, और अगर बेटा हुआ है तो फिर या तो फिर वो इंजीनियर बनेगा या IAS बनेगा। ये आपने बोला फादर उतने ओपन नहीं थे, जबकि उनके पास एक्सपोजर अच्छा खासा है, तो माम ही कहाँ से आई? व्हाट डिड शी स्टडी? उनके पास कहाँ से ये हिम्मत भी, ये ओपननेस भी, ये कदम लेने का? नहीं, मेरे फादर में मतलब वो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी नहीं थी कि तुम जीन्स नहीं पहन सकती या तुम मतलब ये बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की वजह से उनके दिमाग पे ये प्रेशर था कि मैंने 3 बेटियां पैदा की हैं, तो मुझे समाज में कुछ सुनने को 2 बात ना मिले, बस वो ये अवॉइड करना चाहते थे। और इसी वजह से उन्होंने अर्ली एज में हमारी शादी के बारे में भी सोचा। लेकिन मेरी मदर, एक तो सबसे पहले मेरी माँ को पसंद नहीं था कि उनके कजन ब्रदर से उनकी शादी हुई थी। माई मदर एंड फादर बोथ आर कजन्स, जो बहुत आम है मुस्लिम कम्युनिटी में। और मेरी माँ को बेसिकली अपने खुद के शौहर के साथ बहुत कंफर्ट होने में 3-4 साल लग गए थे, और 3-4 साल बच्चा नहीं हुआ था मेरी माँ को। तो मेरी दादी ने मेरे अब्बा का दूसरा रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, और कहा कि भाई ये तो बांझ है, ये तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगी। लेकिन उस वक्त क्या होता है, या मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि लड़कियों की परिस्थिति नहीं समझी जाती है कि हम 2 दिन पहले तक जिसको भाई बोल रहे थे, आज हम उसके सामने कपड़े कैसे खोलें। बिकॉज बच्चा पैदा तो मीठी बातों से नहीं होता है, एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने में मेरी मदर को 3-4 साल लग गए थे। एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। एग्जैक्टली, उस इंटीमेट रिलेशन तक जाने में मेरी मदर को 3.5-4 साल लग गए, और उनकी शादी के 3.5-4 साल के बाद मेरी बड़ी वाली दीदी तलत फातिमा हुई। तो ये विरोध वहां से आया है कि एग्जैक्टली। दूसरा कि मेरी मदर को पढ़ने का बहुत शौक था, हालांकि शी इज़ हैविंग कमांड 4 to 5 लैंग्वेजेस। वो जिस हिसाब से पर्शिया बोल देंगी, मुझे लगता है कि ईरान वाले सोचेंगे कि ये ईरान की है। अच्छा, तो उन्होंने बचपन में पढ़ा है? बचपन में पढ़ा। कहाँ की रहने वाली हैं वो? हम लोग सब दिल्ली के ही हैं। तो यही पूरे मतलब दिल्ली में ही वो बड़ी हुई हैं, दिल्ली में आप लोग बड़े हुए? दिल्ली में कहाँ? दिल्ली जामा मस्जिद एकदम। तो मुसलमान है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या खा रही है, भाषा, हाँ निहारी पूरी ले आ। वो हम वही वाले हैं। अच्छा। पर हमारा बचपना मतलब बहुत कम रहा दिल्ली में, क्योंकि बीच में फिर मैं विदेश भी गई, वहाँ से भी कुछ डिग्रियाँ हमने कंप्लीट करके मैं और मेरी बड़ी बहन आए। तो मेरी माँ भी चाहती थी कि हम लोग थोड़ा सा ये जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वाली कम्युनिटी है, या ये जो ऑब्जेक्शन करने वाली कम्युनिटी है, या ये जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट समझने वाली जो कम्युनिटी है, इससे मेरी बच्चियां थोड़ी सी दूर रहें। तो इसलिए भी वो थोड़ा दूर दूर रखती थी। तो मेरी मदर की पढ़ाई जो है वो रुक गई थी, और वो अपने जो ख्वाहिशात का उन्होंने गला घोटा था, वो सारी ख्वाहिशात उन्होंने हम 3 बहनों से पूर्ण किया। बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्योंकि उस समय में और ऐसे एग्जाम्पल्स थे आपके आसपास कि जिनमें बेटियां पढ़ रही हों, या माँ बेटियों को इतना आगे बढ़ा रही हो आपके आसपास? एग्जैक्टली। मेरी फुफ्फो जो जम्मू कश्मीर की हैं, उनके 2 बेटे दोनों जज। मेरी मासी जो मेरे से उम्र में सिर्फ 6 साल की बड़ी है, अब आप सोचो। तो उनका बेटा इंजीनियर, उनकी बेटी अभी वो भी LLB करने वाली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट। तो पढ़ाई का माहौल पहले से था? हाँ, पढ़ाई का मतलब हमारे यहाँ आपको नोट की गड्डियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन डिग्रियों की फाइल मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। दर्जन के हिसाब से IAS हैं, कुछ PMO ऑफिस में IAS हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति भवन में IAS हैं, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में IAS हैं। अच्छा, मेरी एक कज़न सिस्टर है जो अमेरिका में कुछ दिन वहाँ पर वो बैरिस्टर के हिसाब से उसने वहाँ पर गवर्नमेंट के का उसने लीगल पूरा कारभार देखा था। अब वो दोबारा इंडिया आई है, और फिर से उसने वो अपनी डिग्रियों को यहाँ के हिसाब से कर रही है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करेगी इन द एज ऑफ 42। तो ये जो
मतलब हमारे यहाँ पढ़ाई का कीड़ा है ना। तो जो आपने बोला ना ये पढ़ाई का कीड़ा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप कुछ अर्बन एलीट को छोड़ दीजिए, मुस्लिम मिडिल क्लास में देखें, अब तो फिर भी देखने को मिल रहा है अर्बन एरियाज में, बट मोस्टली लड़कियां पढ़ती नहीं है, स्कूल के बाद नहीं होता है मतलब उनके उसमें, और जॉब हो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल बहुत कम, मतलब मे बी आई से व्हाट परसेंटेज वुड यू अलॉट जो पढ़ रही हैं या जॉब कर रही हैं उसके बाद, या हुआ हैविंग देयर ओन, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अगर क्लास 10 तक पता करें तो मुझे लगता है कि 60-40 का रेशियो चल रहा है। क्लास 12 तक पता करें तो 80-20 पे आ जाता है। 12th में हाँ 20% हो जाती है। उसके बाद ग्रेजुएशन पे जाएंगे तो 10% हो जाती है। और जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका या देश के इसरो और देश के मंत्रालय तक अगर कोई पहुंच रही है तो मुझे लगता है एक नॉर्मल प्रॉपर जॉब एमएनसी में या कि कुछ भी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो मुझे लगता है कि वो 2% हो जाता है। इसका क्या रीजन है? व्हाट आपने क्या ऑब्जर्व किया है इसको लेके? एक तो हमारे पर सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है कि कहीं पर भी हमें कोई एडुकेशन का परमिशन नहीं मिलता है। जैसे मेरी स्कूलिंग गर्ल्स, मेरा कॉलेज गर्ल्स, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मतलब मेरी और मेरी बड़ी बहन को ये समझ लीजिए कि आग के दरिया से क्रॉस होना पड़ा। ये आग का दरिया है कॉलेज? हाँ, क्रॉस होना पड़ा, क्योंकि घर पे जितने भी रिलेटिव्स थे, एक्वेंटेंस थे, नेबर्स थे, घर पे मेरी माँ तो हमेशा सपोर्ट में रही, क्योंकि उनको पता है कि मैंने पैदा किया है, गलत तो करेगी नहीं, और फिर वो हमेशा सिर पे बैठे रहती थी। तो एक्वेंटेंस और नेबर्स और रिलेटिव्स का था, हाँ कोई एडुकेशन, हाँ कोई एडुकेशन, अब तो देखो कैसे गुलछर्रे उड़ाएगी, अब तो देखो कैसे आवारगी करेगी। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये हम तब से सुन रहे हैं जब मतलब हमें दुनिया, समाज, ये सब अच्छे से पता भी नहीं था। ये धारणा कहाँ से आ गई? क्योंकि बाकी लोग तो जा ही रहे हैं स्कूल में, तो छोटे बच्चे पहले से भी लाइक 80s 90s 70s से भी तो को एजुकेशन में, तो बाकी कम्युनिटी मतलब जो भी और स्कूलिंग प्रॉपर गर्ल्स में हुई है मेरी, और वो भी वो स्कूलिंग हुई है जहाँ पर सलवार जम्पर दुपट्टा था। ये देख करके भेजा गया है। इस तरह का इतना क्यों है ये सोच या ये रिग्रेसिव कि नहीं आप उसमें मिंगल कर सकते हैं? देखिए, जैसे हमारे ये रिलीजन से आ रहा है, ये रिलीजन से आ रहा है। जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, चाहे वो किसी भी फ़िरके के आ रहे हो, घर में जो महिलाएं होती हैं वो सलवार जम्पर दुपट्टा पहन करके सोती भी हैं रात में। वो जो हम लोग एकता कपूर का सीरियल देख करके हंसते हैं ना कि इतना मेकअप और ऐसे कपड़े पहन करके सो रही है, तो हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं, वो कई ऐसी महिलाएं हैं जो सर पर दुपट्टा रख करके सोती हैं, सर ढक करके सोती हैं रात में। तो मैं इतनी रिबेलियस थी कि मैं तो शॉर्ट्स और टी शर्ट डाल लेती थी। अब मेरी दादी अम्मी जो चीख चिल्ला, पूरा जलजला, तूफान, अर्थक्वेक ले आती थी कि ये तो पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी, ये तो इसका पता नहीं ये कहाँ से मॉडर्न कल्चर है, ये क्या है। भाई रात में सोने दो ढंग से, ये क्या है? मैं सलवार जम्पर दुपट्टा पहन करके मैं नहीं सो सकती। इतनी इजाजत भी नहीं है। ऐसा इतना ज्यादा क्लोज्ड क्यों है? मतलब अब अभी भी है ऐसा? अभी भी है। तो ये अब तो कहाँ से कहाँ आगे चले गए ना सब, तो ये क्यों रह गए पीछे? एक्चुअली में हमारी कम्युनिटी के मर्दों को अपनी आंख पर भरोसा नहीं है। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि उनकी निगाह जो है बेटी पर भी बहक जाएगी, बहू पर भी बहक जाएगी, माँ पर भी बहक जाएगी। पता नहीं क्यों। आप सोचिए कि अभी रिसेंट में मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल के लिए कहा था कि नंगी बैठी हुई थी मस्जिद में, जबकि डिम्पल, देखिए विचारधारा, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर कोई महिला बुरी नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं है उसको बुरा साबित करने का, और अगर बुरी है तो भी शब्दों की मर्यादा में उसकी बात को रखा जा सकता है। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकती है। मैंने डिम्पल को कभी भी अभद्र कपड़ों में नहीं देखा है। यहाँ तक कि जब इलेक्शन होता है तो बहुत सारे न्यूज़ वाले होते हैं जो स्टोरी बनाते हैं, तो डिम्पल के कॉलेज की तस्वीरें भी जो हैं वो हमेशा पूरे कपड़े में, पूरी सभ्यता के साथ है। तो साजिद रशीदी को वो इतने खूबसूरत साड़ी में, ढके हुए ब्लाउज में कैसे नंगी दिखी?
उसका साजिद रशीदी ने एक एग्जाम्पल क्या दिया कि उसके घर में भी किसी लड़की के, किसी बच्ची के सर पर दुपट्टा नहीं होता है तो वो कहता है अरे नंगी कहाँ घूम रही हो। अच्छा, तो ये है उसका डेफिनेशन। कैन यू इमेजिन? अब क्योंकि मेरी फैमिली बहुत शिक्षित थी, आज भी शिक्षित, मेरे नाना अब्बू जस्टिस थे, उनका ट्रांसफर कहाँ नहीं हुआ, बिहार में उनका ट्रांसफर हुआ, उत्तर प्रदेश में उनका ट्रांसफर हुआ, दिल्ली में उनका ट्रांसफर हुआ, बहुत रेनाउंड जस्टिस वो रह चुके हैं। तो हमारी फैमिली में ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी नहीं थी, लेकिन हमारी फैमिली में नेबर का, एक्वेंटेंस का, रिलेटिव का प्रेशर इतना ज्यादा था, कोई समाज को जवाब देने को तैयार नहीं था। और मेरे घर में अगर कोई काल था, मेरे पूरे खानदान में अगर कोई काल था तो वो मेरी दादी अम्मी थी क्योंकि वो जाहिल थी, वो 4 क्लास पास थी। वहीं पर मेरी नानी अम्मी जो थी वो हायर सेकेंडरी पास थी। तो वो चीजों को बहुत मॉडर्न तरीके से, बहुत एडुकेटेड तरीके से वो अडेप्ट करती थी और चीजों को समझने की और प्रोग्रेस होने की कोशिश करती थी हमारे साथ में। तो माँ में वहां से आया। हाँ, अब जैसे मेरी नानी अम्मी ने मरने से पहले व्हाट्सएप ऑपरेट करना भी सीखा। दैट्स क्यूट। क्योंकि उनको इच्छा थी सीखने की। शी वांटेड टू बी अहेड। हाँ, अब जैसे मेरी अम्मा को मैं पकड़ी और मैंने कहा चलो पार्लर, चलो अब चीज़ों को बेटर करो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारी सास ने नहीं कराया, हमारी माँ ने नहीं कराया तो हम नहीं कराएंगे। You have to make your new version. Reinvent yourself. Yeah. You can reinvent yourself. You can groom yourself. तुम कोई समाज की पिछड़ी भी नहीं हो जो खुद को तुम ग्रूम नहीं कर सकती हो। और ये हक और आजादी सबके पास। हाँ, ये तुम्हारे पास संवैधानिक राइट है। हाँ ठीक है, चलो। She never denied. She never denied. उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि भाई अब तुम एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अब वो योगा करती हैं, ट्रैक टी शर्ट पहन करके योगा करती हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोग्रेस लाया। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी में जिस हिसाब से आसपास के लोग आपकी जिंदगी को रूल करने के लिए चले आते हैं, आपकी जिंदगी पर टिप्पणियां करने चले आते हैं, आपके ऊपर रोटी पे नमक नहीं देंगे, आपके घर में कोई तकलीफ है वो नहीं पूछेंगे, आपको किस चीज की जरूरत है वो नहीं पूछेंगे, आपके घर में 4 मर्द घुसे हैं वो आपको बचाने नहीं आएंगे, आपके बच्चों के स्कूल की फीस जमा हुई कि नहीं हुई, कोई गरीबी है, कोई तकलीफ है, उसमें साथ नहीं देंगे। लेकिन आपके घर की बेटियों पर रूल करने के लिए वो अपना अधिकार समझ करके आ जाते हैं। और उस चीज से बचने के लिए माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। फलाना हाजी साहब ये बोल दिए बेटा तुम सर पे दुपट्टा रख करके अब निकलना, फलाना मुफ्ती साहब ये बोल दिए बेटा तुम अब शाम के बाद बाहर मत निकलना, फलाना जो चचा हैं उन्होंने कह दिया है कि आपकी बेटी तो हंसते हुए जा रही थी मोहल्ले से, अब तुम हंसते हुए मत जाना। हाँ, हंसते हुए नहीं जा सकता। आप सोचो ना, अब आई डोंट नो व्हाई मेरी मदर की, मेरी और मेरी सारी बहनों के लिप्स थोड़े से थिक हैं। आप मेरी मदर की पिक्चर देखिएगा, उनके भी लिप्स थिक है, मेरा बेटा का भी लिप्स थिक है थोड़ा। अब उस पर मुझे ट्रोल किया गया है बचपन से लेकर आज तक। वो सुअर के होंठ को दिखाते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो इसका जो लिप्स है वो सुअर जैसा है, मोटा मोटा है। अरे कहाँ से कराइए रे, ये सब कहाँ से कराइए रे, मतलब शब्द इतने चीप होते हैं। दिस इज ऑन सोशल मीडिया। नहीं, पहले तो बचपन में, क्योंकि मुस्लिम मोहल्ले में रहती थी तो बचपन में तो मतलब चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी वाला वो आकर के ए दुआ, मेरा पेट निकनेम दुआ है, दुआ तेरे लिप्स इतने मोटे मोटे क्यों हैं? तो वो पहले सुना। अब क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं होता है ना, गैदरिंग में जाना ही मना है, जा ही नहीं रही हूँ, तो अब सोशल मीडिया पे मोटे होंठ वाली, सुअर वाले होंठ वाली। हाय, मैं तो सोचती हूँ कि माँ तुम्हारे होंठ मोटे क्यों है मेरे क्यों हुए हैं? ये अटैक उनका किसी और चीज पे है, मे बी क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी जिस तरह से एग्जर्ट की, ये उस पे है। नहीं, ये उनका नेचर है।
अच्छा। अब जब मैं छोटी थी, जब मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ अपने छत पर खेलती थी, तब तो उनको नहीं पता था कि नाजिया इलाही खान दा नाजिया इलाही खान हो जाएगी। जब मैं स्कूल जाती थी तब तो उनको नहीं पता था कि भाई एक वक्त आएगा कि नाजिया इलाही खान नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठ करके अपनी बातों को रखेगी। ये उनका नेचर है, यही उनका नेचर है। गंदी बातें बोलना, जजमेंटल रिमार्क देना, डेरोगेटरी रिमार्क देना, लोगों के ऊपर जोर ज़बरदस्ती फोर्सिबली डिक्टेटरशिप डालना, खुद को सुपीरियर बताना, सामने वाले को छोटा बताना, ये मुस्लिम कम्युनिटी का नेचर है। और इस नेचर को हवा कौन देता है? मौलवी मुल्ला देते हैं। तो ये सब लैक ऑफ एजुकेशन है, मतलब शिक्षा नहीं है, या उनको उतना एक्सपोजर ही नहीं मिला है लाइफ में, या वो निकलना ही नहीं चाहते हैं उस चीज़ में से। निकलना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन है उनके पास किसी अगर जिसके पास एजुकेशन है तो भी वो वही कर रहा है। अच्छा, मतलब इवन एजुकेटेड पीपल हाँ, तो भी वो वही कर रहा है, और जिसके पास एजुकेशन नहीं है तो भी वो वही कर रहा है। तो एक तो मौलाना और जितने भी मौलवी हैं जिनका मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, जहाँ आपका कुछ होता है उसके बाद उनके कमेंट्स और वो एक दर्दनाक उस पे चला जाता है, उनको क्या दिक्कत है आपसे? देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि जब कोई अदर कास्ट के लोग उनके कुरीतियों को, उनकी बदतमीजियों को, उनकी बेहूदगी को डिकोड करता है, तो वो एक फतवा वाला ट्रिक अपनाते हैं। हाँ, ट्रिक अपनाते हैं, सामने वाले पे फतवा छापते हैं, और कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका भी उस फतवा को के नीचे दब करके सामने वाले को चुप करा देती है और अपना कॉलर बचा लेती है कि कौन पढ़े उसमें। लेकिन मेरे ऊपर फतवा भी नहीं जारी हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही इस देश के सारे मौलानाओं को बता दिया कि फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। अच्छा, इट्स नॉट बाउंडिंग। मैंने आपसे सजेशन मांगा नहीं। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहे हो? वो तो बहुत ही हो रहे होते हैं। हाँ, तो आप मेरे ऊपर फतवा चला ही नहीं सकते। दूसरा कि मेरे फादर सैयद खानदान से हैं, मतलब मेरा जो इलाही खान टाइटल है वो मेरे हस्बैंड का है, जिनकी मैं विडो हूँ, जिनकी मैं बेवा हूँ, जिनके बच्चे को पाल पोस करके मैंने 6 फुट का बना दिया है। मुझे उस पे आपसे तो मैं अपने फादर के अब्बा की तरफ से मैं सैयद परिवार से आती हूँ, जिस परिवार से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। प्रॉफिट उस परिवार से, तो सैयद प्रॉफिट मोहम्मद थे और मेरे फादर सैयद है। तो ये मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे तो मैं इनका तो कॉलर खींच करके इनको सीधा अरब की तरफ कूच कर ले जाऊंगी। चल वहां बता कि तुझे ये अथॉरिटी की पोजीशन किस इस्लाम ने दी, किस आयत ने दी कि मेरे बिना फतवा मांगे तो मेरे ऊपर फतवा थोप रहा है। तो मुस्लिम में जो रूढ़िवादी, जो डायबॉलिक माइंडेड जो लोग हैं, जो मौलाना है, मुफ्ती हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ चुका था कि नाजिया के ऊपर फतवा जारी करना इट्स इम्पॉसिबल। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हर जगह क्योंकि मुसलमानों का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, हिंदुओं का बिल्कुल नहीं है, उनके जर्रे के बराबर भी नहीं है। तो इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे घेरना स्टार्ट किया। अच्छा, इन्होंने एसिड अटैक किया मेरे ऊपर, इन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी फोड़ी, इन्होंने मॉब लिंचिंग की मेरी, इन्होंने FIR कराया मेरे ऊपर, इन्होंने मेरे ऊपर गुस्ताखे रसूल का नारा जो है वो लगाया, सब कुछ करके देख लिया। पर नाजिया चुप ही नहीं हो रही है। नाजिया तो डिकोड करती चली जा रही है और कुरान की आयतों से डिकोड कर रही है। तब इन्होंने वो जवाब है। हाँ, तो इन्होंने सोचा कि अब सोशल मीडिया से हम इसको इतना ज्यादा डोमिनेट करेंगे, इतना ज्यादा इंसल्ट करेंगे कि ये चुप हो जाएगी। पर मेरी नजरों में क्या होता है, बैड TRP इज ऑल्सो TRP। थैंक यू सो मच। पर नाज़िया, जब इतना प्रेशर क्योंकि होता है ना, कितना भी आप थिक स्किन्ड होने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अच्छा मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, देयर इज वन मोमेंट जहाँ पे आप यू ब्रेक डाउन, या आपको लगता है कि एक हद होती है कि इसके बाद और नहीं ले सकते हैं। आपकी उसमें कभी ऐसी कोई हद आई कि ये अब बस हो गया है, इतना, इससे ज़्यादा मैं कई बार ऐसा लगा मुझे कि जब मेरी माँ की बॉडी के एक पार्ट्स को मुसलमानों ने
लिख लिख करके दिया। कई बार मेरी न्यूड पिक्चर्स को वो मॉर्फ किया, जैसे कोई न्यूड लड़की है उसमें मेरा मुंह लगा दिया। अभी रिसेंटली मेरी एक पिक्चर वायरल हो रही थी कि मैं प्रेग्नेंट बड़े से बेबी बैग के साथ नंगी बैठी हुई हूँ और पीछे से एक साधु जो है वो मुझे हक किया हुआ है। वो AI से बना करके वायरल करवाया गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, बिकिनी में। इस तरीके से मेरी पिक्चर्स को AI के द्वारा मॉर्फ करके वायरल करवाया गया। मुझे बुरा नहीं लगता है मेरे बारे में, वो लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरी मदर के बारे में जब वो लोग कोई मॉर्फ पिक्चर्स बनाते हैं तब मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत लग जाता है। कई बार तो आंखों में आंसू आ जाता है, कई बार खूब रोती हूँ। हिट वेयर इट हर्ट्स ना, खूब रोती हूँ मैं कि मेरी वजह से आज मेरी माँ, मतलब शब्दों से मेरी माँ को नंगा किया जा रहा है। फिर मैं तुरंत याद करती हूँ कि इसी इस्लाम में मैंने सूरह मरियम पढ़ा है। सूरह मरियम एग्जैक्टली क्या होता है? इसी अल कुरान में सूरह मरियम पढ़ा। बेबी मरियम को बिना शौहर के, बिना मर्द के बच्चा हुआ था। फरिश्ते ने उनके वर्जाइना में फूका था और एक मिरेकल बच्चा हुआ था जिसमें अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह सुभान ये बता रहा था कि मर्द अपने ऊपर घमंड ना करें कि उसी की वजह से बच्चा हो सकता है। बिना मर्दों के भी अल्लाह चाहे, अल्लाह सुभान, तो बच्चा पैदा कर सकता है। तो जब वो बिना मर्द के वो प्रेग्नेंट हुई तो इन्हीं मुसलमानों ने मरियम अलैहिस्सलाम पर पत्थर मारे, जूते मारे, उनको घर से बेघर कर दिया। वो जाकर के जंगलों में रहीं। उन्होंने जब वो बच्चा ले करके दोबारा वो कबीले में आई तो भी उनको बेइज्जत किया गया। हज़रत ईसा मसीह को, जो अल्लाह के करीबी पैगंबर थे, जो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता थे, उनको बेइज्जत किया गया। तो मैं हमेशा जब भी सूरह मरियम पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जब इनके साथ ऐसा किया गया, जिनको खुद अल्लाह सुभान ने चुना था, वो तब इतने प्रोग्रेसिव थे। हाँ, जब अल्लाह इतने प्रोग्रेसिव उस वक्त थे कि मर्दों को उनकी औकात याद दिला दे, तो मैं क्या हूँ जब ये मुसलमान खुद अपने प्रॉफिट ईसा मसीह को हरामी बोल दिए हैं, जब ये मुसलमान जिसको सूरह मरियम में पढ़ रहे हैं उनको प्रोस्टिट्यूट बोल चुका है, तो इनकी नजरों में मैं क्या हूँ? आपको कभी डर नहीं लगता है? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे डर नहीं लगता है, ना ही मुझे मरने का डर है। हाँ, मुझे एक चीज का हमेशा लगता है कि अगर मैं इनके हाथ में आ गई तो ये मुझे सिर्फ मारेंगे नहीं, ये मोर देन 6 month ये मेरा रेप करेंगे, मुझे तड़पाएंगे। और मुझे जब भी थ्रेट की धमकी आती है तो मुझे यही कहा जाता है कि कुत्तों से भी तेरा रेप करवाएंगे, हम तो करेंगे। तो तेरे दोनों टांग बांध करके, तेरे दोनों हाथ बांध करके कुत्तों से भी तेरा रेप करवाएंगे। आप एक आध ऑडियो सुनिएगा जो रोज मुझे आता है। ये कौन भेजता है? ये मुसलमान भेजते हैं। मतलब ये कहाँ से? सोशल मीडिया पे आता है, व्हाट्सएप पे आ रहा है? बंगाल में बहुत लोग हैं, बहुत मेरे शुभचिंतक हैं जो मेरा मोबाइल नंबर सबको बांटते रहते हैं और फिर वो मोबाइल नंबर के द्वारा वो लोग मुझे अच्छी अच्छी बातें मुझे भेजते हैं। तो आप इसके लिए कंप्लेंट, एक सारे नंबर के लिए फॉर्मल कंप्लेंट होता है, FIR होता है साइबर क्राइम में, फिर वो मामला हाई कोर्ट तक जाता है। तो वो लोग पकड़े जाते हैं कभी? मुझे लगता है कि हमारी पुलिस जो है वो किसी और काम में ज्यादा व्यस्त है। तो आप तो उसी प्रशासन का एक नहीं, मैं पुलिस को फोर्स भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर देती हूँ। कल को अगर मेरी मौत हो गई तो पुलिस ये नहीं कह पाएगा कि इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था। मैं तुरंत उसको पुलिस के साथ टैग भी कर देती हूँ। पर एक कानून में का एक हिस्सा होना, आप एक वकील होने से एक नहीं, अगर हाई कोर्ट की बात को भी अगर पुलिस इग्नोर कर रहा है तो फिर अब मैं क्या ही करूँ? मैं उसके सीने पे तो चढ़ नहीं सकती हूँ। एक मैं सुनाना चाहूंगी आपको, सुनिए, शायद आपको बहुत बीप लगाना पड़ेगा। बहन की कितने चढ़े तेरे ऊपर, किसी ने बता दिया। देख, तेरा बॉयफ्रेंड था ना, उसी ने तेरी सच्चाई बता दी पूरी। बहन की तेरी, ठीक है, कितने के साथ में तू है,
और उसने इस पटकी को पटकी की, इस वीडियो को देखे सो ठीक है वाली वीडियो को देख चेक कर एक बार, तब लगेगा तो ये पता तेरी कौन सा वाला जंगली चढ़ा था ये तो बता एक बार, तुझे तो पता होगा तेरी बहन ने की तेरी है जब ही तो पैदा हुई तो कौन सा जंगली था ये बता एक बार। ये सिर्फ मैंने आपको 2 सुनाया है, मेरे पास 10 लाख से ऊपर है। रिएक्ट टू दिस, मेरे पास 10 लाख से ऊपर है। तो आप कैसे इसको हैंडल करते हो? इनका जो थ्रेट है वो तो फैमिली को भी आता है, तो फिर आप कैसे, इसमें कैसे नहीं डरेगा कोई? गांधी चाहता तो वीर भगत सिंह जी की फांसी रोक सकता था। क्या वीर भगत सिंह जी को प्रधानमंत्री बनना था, कैबिनेट मंत्री बनना था, या बिजनेसमैन बनना था, या पैसे कमाने थे? नहीं, राष्ट्र प्रेमी थे और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। सरदार पटेल जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे और उनके नाक के नीचे नेहरू ले गया उसको, बाद में उन्होंने बहुत सारे पदों से खुद भी रिजाइन करके वो साइड हो गए। क्यों? क्योंकि सनातन और राष्ट्र से उनको बेइंतहा मोहब्बत थी। और हम भाजपाइयों पर यह एलिगेशन लगाया जाता है कि हम कांग्रेसियों की तारीफ नहीं करते, तो सरदार पटेल किसके थे? भाजपा के थोड़े ही थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित किया। झांसी की रानी, तो आप ये बोल रही हैं कि इनसे आपको नहीं, झांसी की रानी जब वो युद्ध के लिए जा रही थी और झांसी को और अपनी मातृभूमि को बचाने जा रही थी, तो उनके बेटे ने, 5 साला बेटे ने पीछे से माँ कहकर पुकारा था। वो पलट कर देखी नहीं, क्योंकि ममता जाग जाती और मातृभूमि के ऊपर जो उनकी जिम्मेदारी थी वो भूल जाती, उसको वो शायद इग्नोर कर देती। इसलिए उन्होंने रोते हुए अपने बेटे का शक्ल नहीं देखा। तो ये एक अद्भुत प्रेम होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड कि मैं इतना कुछ झेल रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं अटल हूँ। प्रेम देश से या इस चीज से कि यू वांट टू रिफॉर्म जो भी इस रिलीजन में कंबाइंड है। मैं अपने रिलीजन को रिफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों को सुरक्षित करना चाहती हूँ, और साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि ये जो एक इकलौता वाहिद हिंदू राष्ट्र बचा है भारत, जो धीरे धीरे हरा झंडा फैलाने के लिए जो कठमुल्ले तैयार है, उनसे इसको सुरक्षित करना चाहती हूँ। जो सनातनी, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि धर्म बचेगा तो देश बचेगा, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, उनको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी, तुम अपनी अपनी बेटियों को निकालो, मैं घर में चले जाऊँ। आपका ये सनातनी कनेक्ट सबसे पहले आपको कब फील हुआ था? जब आप इस सब को नहीं जानते थे, व्हेन यू वर यंगर, तभी भी से भी था, या दिस इज कम फ्रॉम पॉलिटिक्स? मैं आई थिंक 9.5 साल की थी मैं, हाँ 9.5 साल की थी। मेरे फादर हम लोगों को हैदराबाद घुमाने के लिए लेकर गए थे। तो वहाँ पर एक 3 स्टार होटल में हम लोग रुके थे, और उस वक्त हैदराबाद में होटल के नीचे या रिसेप्शन पर पाठ पूजा के लिए बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें बनाने नहीं दी जाती थी। अभी भी हैदराबाद में इतना कॉमन नहीं है जैसे हम लोग बाकी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में देख लेते हैं। तो एक छोटा सा मंदिर था, और पंडित जी आकर के रोज़ वो घंटी बजा करके मंत्रों का उच्चारण करते थे, और नारियल प्रसाद में वो कच्चा नारियल वो चढ़ाते थे, और पीले रंग का पेड़ा। वो 9.5 साल 8 महीने की उम्र में मैं खड़े हो जाती थी और उनके साथ भजन का ऐसे करना स्टार्ट करती थी, और वो नारियल मैं अपने फ्रॉक में लपेट करके लेकर आती थी। तो मेरी दादी बहुत चिल्लाती थी कि ये तो पूरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तो मतलब हमारे मुसलमानों का नाम खराब करेगी, ये तो नीचे पंडितवा के पास चली जाती है, तो पंडितवा के पास जा कर के भजन सुन के चली आती है, और देखो प्रसाद भी लेकर के आ गई है।
कई बार तो वो नारियल वो उठा करके फेंक देती थी कि इसमें तिलक लगा हुआ है, इसमें सिंदूर लगा हुआ है, इसमें टीका लगा हुआ है, टीका लगा के आ गई है। तो उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि हर धर्म सम्मान के लिए होता है, वो प्रसाद समझ के लेके आई है, उसको आप नारियल समझ के खाने दीजिए। तो अगर किसी को भी लगता है कि भाजपा में आने के बाद मेरे ऊपर प्रेम आ गया सनातन का और सनातन का भूत चढ़ गया, तो वो तस्वीरें भी मेरे पास है जब मैं तृणमूल कांग्रेस में थी और मैं हनुमान जयंती में हनुमान जी की पूजा कर रही थी। तो पॉलिटिक्स में ये सूट करता है क्योंकि अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अगर सनातनी को एक स्पेशली कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उनके लिए बहुत बड़ा एक एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मतलब ये जिस तरह से आप इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, ये इसीलिए या फिर यू एक्चुअली फील फॉर इट? नहीं, क्या सूट कर रहा है मुझे? क्या मुझे भाजपा ने माल दौलत दे दिया है? क्या मुझे भाजपा ने कोई बहुत बड़ा पद दे दिया है? क्या मुझे भाजपा ने कोई टिकट दे दिया है? क्या मुझे भाजपा सिक्योरिटी दे करके रखी है जो मैं दल बल लेकर के भर्रेबाजी में दबंगई में चल रही हूँ? क्या मुझे भाजपा कोई पैसा देती है? क्या मुझे भाजपा राज्यसभा भेज रही है? मैं पिछले 2 साल से अपनी फाइल अपनी डिग्रियों के साथ ये टेबल से वो टेबल भेज रही हूँ कि मुझे यूनाइटेड नेशन जाना है। अच्छा, मुझे भारत को रिप्रेजेंट करना है, मुझे मुस्लिम कंट्री को जवाब देना है, डिकोड करना है। आज तक वो फाइल अप्रूव नहीं हुआ है। क्या दे रही है मुझे भाजपा? कुछ भी नहीं दे रही है। अब आती है बात कि अगर मैं तृणमूल में रह जाती और सर पे दुपट्टा करके नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु में पढ़ती रहती, क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया, अगर मैं ये करती रहती तो आज मेरे पास वो दौलत होती जो अभी फरहाद हकीम के पास है। मेरे पास रेंज रोवर होता, मेरे पास Y+ सिक्योरिटी होती। आजम खान जेल से आता है, उसको Y+ सिक्योरिटी मिलती है। मेरे पास क्या है? क्या सूट कर रहा है मुझे? आपका महादेव से क्या कनेक्ट है? इसमें कोई स्टोरी है, समथिंग दैट यू फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड? मेरा सबसे पहले महादेव से कनेक्ट हुआ था जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। ये कब की बात है? ये बात को हो गया ऑलमोस्ट 2019 या 20 की बात है, उसी का ये है जो ये गड्ढा हाँ, जैसा। हाँ। तो मैं किसी कार्यक्रम से निकली थी, किसी मंदिर का कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे एक बैग गिफ्ट में दिया था, जूट का बैग, और उसमें महादेव की तस्वीर लगी हुई थी और मंदिर का नाम लिखा हुआ था। तो जैसे मेरे ड्राइवर ने चिल्लाया ना, संतोष नाम था ड्राइवर का, बंगाल की बात मैं बता रही हूँ आपको, दीदी बचिए, तो वो बैग मेरे गोद में था और मैंने ऐसे किया, सेव्ड यू। हाँ, बस वो एक बारीक सा, और बाकी जो थोड़ा बहुत बच रहा था वो मेरे ड्राइवर के हाथ, अभी भी संतोष का हाथ यहाँ पर पूरा जला हुआ है। अच्छा, तो वो इतना एक छोटा सा शायद वो यहाँ पर आया, एकदम मतलब जैसे हल्का सा एक कुछ आया। तो हालांकि इसका काफी ट्रीटमेंट भी मैंने करवाया है, बहुत सारे, इसको बहुत गौर से देखिएगा ना तो बहुत सारे पोर्स खुले हुए हैं, डॉट 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 है, तो मैंने बहुत सारा इसका ट्रीटमेंट करवाया है, तो जा करके ये बेटर दिखता है, नहीं तो एक बहुत बड़ा खराब कर सकता है। तो वहां से जो एक कनेक्शन आया, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि जब भी मैं खुद में लो फील करती हूँ, महादेव बचा लो। जब भी मुझे लगता है कि आज तो मेरी मौत डन है, महादेव बचा लो। ये रुद्राक्ष आपने तब से पहना है हाथ में? नहीं, ये तो मैं कहाँ गई थी, उज्जैन, महाकालेश्वर। हाँ, वहां गई। उसके बाद फिर मैं एक और मध्य प्रदेश के ही एक और मैं परिक्रमा की, और मैं पहाड़ों से ऊपर आ रही थी, तो वहां पर एक संत जो है वो तपस्या कर रहे थे पहाड़ों पर। उन्होंने मुझे तपस्या करते करते बुलाया, सुनो, और मैं साड़ी वाड़ी पूरा ऐसे पकड़ करके, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ करके वो जाना था, सुनो,
मैं गई और उन्होंने ये रुद्राक्ष मेरे हाथ में दिया, और इसमें पूरे में ओम आता है, पूरे में, अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये पूरे में ओम आता है। काफी बड़ा भी है ये, हाँ, मतलब रोज पहनने के। हाँ, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से निकाल करके वो दे दिया। हाँ। और ये मुझे अपने हाथ से निकाल करके एक 5 साल की बच्ची ने एक सभा में मंच पे आके दिया, और फिर वो ऐसे की। तो मैं इसको पहनी रहती, और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि अब तुम हमेशा, जब तक ये टूट नहीं जाता या मैं मर नहीं जाती, तब तक तुम इसको हमेशा टीवी पे देखोगी कि मैंने तुम्हारा पहना हुआ है। What a gift। हाँ। इसमें भी आपने कुछ लिखवाया है? ये तो मेरा निकनेम है, दुआ। अच्छा। तो महादेव का कनेक्ट यहाँ से और अभी तक चल रहा है? चलता रहेगा, वो तो आखिरी सांस तक चलता रहेगा। महादेव हैं तो मैं हूँ महादेव। मैं मतलब इतनी कनेक्टेड हूँ महादेव से, इतनी कनेक्टेड हूँ कि मुझे रोना होता है तो मैं उनके सामने रोती हूँ, मुझे हंसना होता है तो मैं उनके सामने हंस लेती हूँ। एंड यू फील कि ही रिस्पॉन्ड्स? एंड आई फील कि ही रिस्पॉन्ड्स। महादेव कैसा होता है? और बहुत सुरक्षित किया है उन्होंने मुझे। आज मेरे पास कुछ नहीं है, धन दौलत पैसा जायदाद कुछ नहीं है, पर देश और दुनिया मुझे सुनती है। ये तो और है, सम्मान से सुनती है। और देश और दुनिया एक चीज बहुत जरूरी जानना चाहती है, एक कि आपकी अभी एक आपका ये हमेशा कहा जाता है कि आप 16 साल की उम्र में या 17 की उम्र में शादी हो गई थी, तो तब से विडो हैं। फिर अभी एक इंटरनेट पे कुछ अलग ही रंग बिरंगी बातें हो रही हैं शादी को लेके। अभी पुनीत वशिष्ठ के साथ कुछ लोग बोल रहे शादी हो गई, कोई बोल रहे रिश्ता हो गया, उसको कोई क्लैरिटी नहीं है। आप एक बार क्लियर कट बता सकते हैं कि क्या कहाँ शादी हुई थी और अभी फाइनली क्या स्टेटस है? नाजिया इलाही खान जब भी शादी करेगी ना, वन ऑफ द मेमोरेबल शादी करेगी। जब दोबारा करेंगी? एक तो विधवा हूं मैं, दोबारा जब भी करूंगी ना, छुपा कर नहीं करूंगी। छुपाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैं कोई पाप तो करूंगी नहीं, विधि विधान के साथ शादी करूंगी। तो जब मैं पुनीत वशिष्ठ जी से मिली तब भी मैंने दुनिया को बताया, जब हमने सगाई का सोचा तब भी मैंने दुनिया को बताया, हमने सगाई की शॉपिंग की तब भी मैंने दुनिया को बताया, हम दोनों का लव एंड अफेयर चला, मैंने दुनिया को बताया, आगे बढ़ के बताया। कितने साथ आप लोग कोर्टशिप पीरियड जो होता है, कितना समय आप दोनों ने एक साथ? आई थिंक 3.5-4 महीना। बस इतने समय में एकदम से ये फैसला कैसे? इतना बड़ा फैसला है कि फाइनली उनका काफी एज गैप है आपसे। हाँ, वो 17 मार्च को वो 50 उनका कंप्लीट हो जाएगा, और 11 फरवरी को 34 मेरा कंप्लीट होगा। तो ये तो काफी आई डोंट माइंड, बट that okay चले एज माइंड नहीं करे, बट इवन देन 3.5-4 months इज अ वेरी शॉर्ट टाइम इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। नहीं, मैं कभी ये रिश्ता नहीं तोड़ती, कभी भी नहीं तोड़ती। बट यू वर इन लव विद हिम। अभी भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत कसक है, अभी भी मेरे मन में उनके दिल के मतलब उनके लिए मेरे दिल से मतलब कोई बदतमीजी या कोई खुराफात या कोई गलत बात मैं नहीं निकाल पाती हूँ। ये उनकी इतनी सारी बदतमीजियों के बाद है, बाद भी नहीं निकाल पाती हूँ। मैं ये रिश्ता कभी खत्म नहीं करती अगर वो शादीशुदा पहले से ना होते। उन्होंने आपको नहीं बताया था? नहीं भाई, मेरे साथ बैठ करके उन्होंने कई पॉडकास्ट किए हैं, देश के बड़े बड़े चैनल्स पर किया है, शूट हुआ है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने पूरा देहरादून में शूट किया। उन्होंने वहां पर भी इस बात को अग्री नहीं किया कि भाई डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स हो चुका है। यही बात उन्होंने तो बोला। उन्होंने ये मेंटेन किया कि डिवोर्स हो चुका है। मैंने भी यही सोचा कि डिवोर्स हो चुका है। और आपने उतना, अब देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी की कुरीतियां खोलती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी की कुप्रथाएं खोलती हूँ कि 4 बीवी रखता है ये कटमुल्ला। अब आप सोचिए कि मैं फंस गई आकर के फिर वहीं पर, मैं क्यों बनूं दूसरी बीवी? अब सबसे पहली बात कि उनके पासपोर्ट में उनकी फर्स्ट वाइफ क्लोई का नाम है, उनके पास डिवोर्स की डिग्री भी नहीं है, उन्होंने डिवोर्स पिटिशन फाइल भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। दूसरा उन्होंने उमरगांव में एक चांद नाम की बंगाली महिला को सिंदूर डाला, उन्होंने खुद मुझे मैसेज पे बताया है, खुद बताया है लिख करके।
उसके बाद मैंने पूरी इंक्वायरी निकाली तो फिर मुझे बाकी चीजें पता चली कि सबसे कुछ पैसे भी लिया है, किसी को तो पूरा मतलब नंगा ही गंदा पूरा खत्म ही कर दिया है। फिर भी मुझे तो महादेव ने बचा लिया, मुझे तो लोगों के आशीर्वाद ने बचा लिया। और एंगेजमेंट अभी होने वाली थी 6 दिसंबर 2025 को दासना मंदिर में यति नरसिंहानंद महाराज जी के मंदिर में होने वाली थी एंगेजमेंट। अब इसको भी सबने उड़ा दिया, शादी हो गई। तो अब आप सोचो कि लीगल उनके पास देश के कानून के हिसाब से उनके पास एक ऑस्ट्रेलियन वाइफ है। अच्छा। और देश के और इस सनातन धर्म के हिसाब से उनके पास एक मांग में सिंदूर डाली भी धर्मपत्नी है। तो मेरे साथ क्या करते, निकाह करते, मुसलमान बन जाते। तो मैं तो यही 1 2 3 4 बीवियों के विरोध में हूं। बिल्कुल। और फिर मुझे तीसरी बीवी बनना था, नहीं बनना था भाई। पर ये बात आपको एंगेजमेंट से कितना दिन पहले पता चला? मैं आई थिंक मैं 1 नवंबर को पहुंची हूँ बिहार। तब तो कैंपेनिंग चल रही थी? नहीं, मैं पहुंची हूँ दरभंगा एयरपोर्ट। और अच्छा, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी हो नहीं रही थी। और मेरी ऐसी सोच है कि कभी भी जजमेंटल स्टेटमेंट या जजमेंटल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब तक आंख से आप कुछ देख ना ले, जब तक आप कान से कुछ सुन ना ले, तब तक आप अपनों के साथ रिश्तों में कभी भी जजमेंटल स्टेप नहीं लें। तो जब मेरी डायरेक्ट बात हुई उनकी फर्स्ट वाइफ से, फिर मुझे बंगाल से मैंने पूरे डिटेल्स निकाले, फिर मैंने महाराष्ट्र से पूरे डिटेल्स निकाले। वो चांद, क्योंकि उसका बेटा जो है 28 साल का है और वो म्यूजिक कंपोज करता है। वो इतनी उम्र की? हाँ, तो पुनीत जी के साथ बिल्कुल ठीक है, सिमिलर है। क्लोई भी जो है वो भी 51 है। अच्छा, उनके हिसाब तो के साथ वो बराबर लोग हैं। दोनों बीवियां उनकी बिल्कुल उनके एज से सिमिलर है। तो जब मुझे पूरा का पूरा सब कुछ मिला, तब मैंने पूरा दिन इलेक्शन कैंपेनिंग किया है, दिमाग में ये ले करके कि अब मैं क्या करूं। मैं किसी को जिताने आई हूं, यहां तो मैं खुद हार चुकी हूं। तो फिर मैंने यही सोचा कि सच बोलने में आज किस बात की, नहीं करनी शादी मुझे। क्योंकि जिस चीज के खिलाफ मैं लड़ रही हूं, जिस चीज के खिलाफ जाते जाते आज मतलब मेरी जिंदगी जीना 2 भर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों पर टिकी हुई हूं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो व्यक्ति कई लड़कियों के साथ तो बिस्तर पर जा चुका है। चलो वो हो ठीक है, आई डोंट माइंड, लेकिन 2 बीवियां रख रहा है बिना बताए। तो वो ज्यादा बड़ी बात। तो वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। उसके बाद देखिए, कहते हैं ना, चोर चोरी करता है लेकिन एक सुराग छोड़ देता है। उसके बाद उन्होंने खुद वीडियो बनाया, पुनीत जी ने, और खुद वीडियो बना करके उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने ही नाजिया को बताया था कि मेरा क्लोई से अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मुसलमान उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। वो अभी आधे मुसलमान, आधे हिंदू, आधे वशिष्ठ बने हुए हैं। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। उन्होंने वीडियो बनाया है और उन्होंने अपनी वाइफ क्लोई को इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं कि वो गोवा में रहती है, वो लौंडेबाजी करती है, उसके बहुत सारे यार हैं, वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका इससे रिलेशन है, उसका उससे फिजिकल रिलेशन है। आप सोचो कि क्लोई अभी भी संवैधानिक तरीके से, देश के कानून के तरीके से और सनातन धर्म के तरीके से 7 फेरा लेकर के वो अभी भी उनकी बीवी है। और क्लोई के खिलाफ उन्होंने जो अभद्र बातों को वीडियो के सामने रखा है, मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे परिवार के लोग पुनीत जी की इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, सुन कौन रहा है, मजा कौन ले रहा है, कटमुल्ले। इस सब इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद आप बोले आपके दिल में उनके लिए जगह है। ये भी मुझे थोड़ा सा, देखिए, मेरा जो अफेक्शन था या मेरा जो अट्रैक्शन था, वो कोई ड्रामा नहीं था, वो फेक नहीं था, वो कोई मैनिपुलेशन नहीं था, वो कोई ग्रीड नहीं था, वो किसी भी तरीके की कोई एक्टिंग तो थी नहीं थी। मुझे पुनीत जी से क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। या 3.5-4 महीना जो भी हमारा रिलेशन था, मैं डिटेल दे सकती हूँ कि मेरा कितना खर्च हुआ है,
वो भी डिटेल दे दे। अच्छा, तो दे दे। आपने खर्च किया उन पे? 3,45,000 का चेन उनके गले में था, मटर के जैसा बना हुआ। वो मैंने बिहार में बैठे बैठे, अब उज्जैन गुजरात के एक विधायक हैं, उनको बोला कि अपने बंदे को भेज करके मंगवाइए उनसे वापस। अच्छा। इसके अलावा मैंने जो ब्रांडेड परफ्यूम्स दिए, ब्रांडेड टी शर्ट्स दिए, उनकी फ्लाइट के टिकट्स की, सिल्वर कॉइन्स मेरे घर वालों की तरफ से दिया गया, उनको गिफ्ट्स दिए गए, जो भी चीज़ें दी गई, या आना जाना, घूमना टहलना, रहना, 5 स्टार होटल, शॉपिंग, ये वो सारी चीज़ें तो मेरे पॉकेट से हुई हैं। तो ऐसा क्यों? वो क्या, वो मतलब जनरली या तो हाफ ऑफ होता है या द मैन नहीं, उन्होंने मुझे डे 1 बैठ करके ये बात बताई थी, और इस बात पर उन्होंने काफ़ी प्रेशर भी किया था कि वो जो कमाते हैं वो उनका और उनकी माँ का है। और मैंने उस बात को अग्री किया था, क्योंकि मेरा ऐसा कहना था कि मुझे खाने की, चलने की कमी नहीं है। मेरे लिए इस देश में 120 करोड़ लोगों का डाइनिंग टेबल और किचन खुला है, वो मुझे खिलाएंगे। वो एक बात है, लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे पी, तो इट हैज़ टू बी शेयर्ड, नो? अब ये देखिए, ये तो एक अपने आप में भी एक होता है ना कि आपको फिर भी वो पसंद है। नहीं, ये तो अपने आप में भी एक राइट, ये होता तो है ना कि वो आप मत सोचेगा, करो, मैं करता हूँ। हाँ, वो इंसान जो है वो ना? सोचेगा। अब जैसे हम मसूरी गए, देहरादून में हमारा शूट था, सारी चीजें न्यूज वालों ने सब कुछ अरेंज किया था, उनकी फ्लाइट की टिकट आने जाने की सब कुछ न्यूज वालों ने पूरा सब कुछ किया था। उसके बाद फिर हमने बोला चलो पास में मसूरी है, मसूरी घूम लेते, तो रात में हमने स्टे किया। अब मैं और आप गए हैं, तो अगर मैं दे भी रही हूं तो आप कहेंगी ना कि नहीं, इसमें से मैं भी कुछ पार्टिसिपेट करती हूँ। अब सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि वो देना नहीं चाहता है। आपको डाउट नहीं हुआ कभी कि ये क्या इंसान है, क्या बंदे है? बिल्कुल नहीं, महादेव की सौगंध, मुझे एकदम डाउट नहीं हुआ, और मैं डाउट करना नहीं चाह रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एक व्यक्ति है, सादा है, सनातन को पूर्ण तरीके से मानता है, मेरी तरह महादेव भक्त है, मेरी तरह रुद्राक्ष पहनता है, और सब कुछ ठीक है। तो सिर्फ एक पैसे को, या अपने किसी एक्सपेक्टेशन को, या वो नॉर्मल जो होता है कि भाई मुझे बॉयफ्रेंड ये दे रहा है, वो दे रहा है, मुझे घुमा रहा है, इन सब छोटी चीज़ों को मैं बीच में ला करके अपने रिलेशन को खराब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। पर वो महादेव के भक्त तो क्या ऐसा करे तो बहुत ही मतलब अब आजकल तो वो मुसलमानों के मसीहा हो गए हैं। वही मैं उल्टा चल रहा है। अच्छा, अगर उन्होंने ये सलाम ठोका होता पहले, तो मैं तो पहले ही हर हर महादेव कह देती, क्योंकि ऐसे ही मतलब मुसलमान में आज भी कई ऐसे मैसेजेस हैं जो गाली के भी आते हैं और प्रपोजल्स के भी आते हैं। मैं तो पहले ही नमस्कार कह देती हूँ, भैया मुसलमान की गली में नहीं जाना है मुझे। तो ना मैं मुसलमान बर्दाश्त कर सकती हूँ अपने जीवन साथी के लिए, ना मैं मुसलमान मानसिकता बर्दाश्त कर सकती हूँ अपने जीवन साथी के लिए। मेरे आसपास में भी अगर कोई कट्टर मुसलमान है तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ। तो जो उनकी छवि अभी नजर आ रही है, अगर मुझे पहले उन्होंने दिखाई होती तो शायद ये रिलेशन 3.5 महीने तो क्या 3.5 मिनट का भी नहीं होता। वो फेक था, वो फेक था, Totally. वो कंप्लीटली फेक था। नहीं तो आप सोचो कि मुझे मेरी माँ भी फोन करती है तो मैं राम राम करती हूँ, वो आगे से अल्लाह हाफिज बोलती हैं और मैं कहती हूँ हर हर महादेव। वैसे बात तो एक ही है, बट इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं होता है ना किसी भी घर में। ये कहाँ स्पेशली एक मुस्लिम नहीं, मेरा कहना है कि मैंने नमाज पढ़ना छोड़ा 2022 के एंड में, नवंबर तक में। क्यों छोड़ा आपने? वो बता देती हूँ। अदरवाइज मेरे ऊपर नमाज का ऐसा नशा था कि मेरी गाड़ी में जा नमाज रहता था, जितने भी स्टेट में मेरे चैम्बर्स हैं उस चैम्बर में जा नमाज रहता था, मेरे जितने भी स्टेट में घर हैं उस घर में जा नमाज रहता था। मेरी नमाज नहीं कज़ा होनी चाहिए भाई, क्योंकि सब चीज़ की माफ़ी अल्लाह की नज़र में, नमाज की माफ़ी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने रिसर्च में मैं और डीप गई, मतलब बहुत सारी प्रथाओं को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन नमाज नहीं छूट रहा था मुझसे। खुल काफिरून जब मैंने उस पर मेरा ध्यान गया, मैंने नमाज छोड़ दिया।
मैंने कहा संविधान तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि जो बुत परस्ती कर रहे हैं मैं उसको काफिर बोलूं दिन भर में 5 बार। तो आप जो होते हो वो कोई व्यक्ति रहे ना रहे आप वही रहोगे। तो इनका महादेव की भक्ति, मैं आई थी तो आया था और मैं इनकी जिंदगी से गई तो ये आधे मुसलमान आधे वशिष्ठ हो गए। उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन होना था। अच्छा, आपने बोला ना नमाज नहीं, गालिब भी नमाज नहीं पढ़ते थे। हाँ, एंड ही वुड नेवर केयर कि कोई क्या बोल रहा है, कि आप किस तरह के मुसलमान हैं, कि आप। इवन सर सैयद अहमद खान ने तो एक पूरी किताब लिख दी थी रस्म रिवाज की पाबंदी के जराइज। इवन उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान जिस हिसाब से अपने रिसाइटेशन को, अपने इस्लामिक रिचुअल्स को नकल करता है वो नकलची बंदर है। ये उन्होंने लिखा है। आप जब उनके मसीरे पर जाइएगा, उनके पोइट्रीज पर, उनके गज़लों पर जाइएगा, उसकी तशरीह कीजिएगा तो उसमें दिखेगा रस्म रिवाज की पाबंदी के जराइज। तो ऐसे हमारे शेर शायर भी गुजरे हैं। लेकिन जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन पुनीत जी का आया है, मुझे तो डर है कि कहीं वो इस एज में खतना वतना ना करा ले। आपने बोला था कि आप माँ को भी फ़ोन पे बोलती हैं हर हर महादेव। तो घर में आपके ये जो पूरा सनातनी एक ट्रांसफॉर्मेशन की, आप वो पर्सनालिटी ही एक तरफ से चेंज हो गया है आपका, मतलब इट इज़ टर्न। आप अभी भी इस्लाम को मानते हैं? नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, लेकिन आपने पूरा इस्लामिक स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं? हाँ, मैं तो 1000 से ऊपर किताबें पढ़ी है, अरब से मंगा के पढ़ी है, पाकिस्तान से मंगा के पढ़ी है। मानती हैं? नहीं, मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान मानती हूँ। ये टर्म ही नहीं, मैं आपसे बना है, मुझे लगता है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमारे इस्लाम में 72 फ़िरका है, ठीक है? तो क्या ये 72 फ़िरका अल्लाह सुब्हान ने बनाया? नहीं। अल कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल कुरान पर चलेंगे और अल कुरान की रस्सी से बंधे रहेंगे। फ़िरका जो है, जिस दिन मुसलमान उम्मत रसूल अशरफुल मखलूक़ात जिस दिन फ़िरक़ों में बटेगा उस दिन मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन बटे हुए हैं हम बटे हुए हैं। कोई शिया बोल रहा है, कोई सुन्नी बोल रहा है, कोई वहाबी बोल रहा है, कोई देवबंदी बोल रहा है, कोई हनफी बोल रहा है, कोई अरकी बोल रहा है, कोई 25 नंबर बोल रहा है, कोई 24 नंबर बोल रहा है, अपने आप को सब अलग अलग बोल रहा है। तो जब इंसान का क्रिएट किया हुआ 72 फ़िरका चल सकता है तो 73 फ़िरका सनातनी मुसलमान का क्यों नहीं चल सकता? ये बहुत अच्छा टर्म अब कॉइन हो गया है, सनातनी मुसलमान। तो सनातनी मुसलमान कैसे होंगे और क्या करते होंगे, मतलब व्हाट इज देयर? सनातनी मुसलमान वो होंगे जो देश के संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखेंगे। सनातनी मुसलमान वो होंगे जो देश के कानून का पालन करेंगे। सनातनी मुसलमान वो होंगे जो हृदय से और पूरे जोश के साथ वंदे मातरम भारत माता की जय कहेंगे। सनातनी मुसलमान वो होंगे जो देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री को कभी गाली गलौज और डिफेम नहीं करेंगे। वो एक पेट्रियोटिक एस्पेक्ट है एकदम। तो वो कहाँ है जहाँ पे इंसान किसी से प्रे करता है? एक पावर आप सोचते हैं कि हमसे ऊपर है, उसी तो इंसान। अब देखिए 2025 के ईद में 2025 में हम बैठे हैं और हमारा ईद उल जुहा हुआ था। मैं टिप्पू सुल्तान मस्जिद, बंगाल के चांदनी चौक के शाही मस्जिद टिप्पू सुल्तान मस्जिद में जा कर के मैं 2 रकात नफिल नमाज ईद की खुशी में मैं पढ़ कर आई। किसी के बाप की औकात नहीं थी मुझे रोकने की। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। तो तभी मैंने पूछा, तो फिर आप इस्लाम को मानते हैं? राइट? नहीं, पर 365 दिन 364 दिन मैं मंदिर जाती हूँ। यही तो है सनातनी तो मुसलमान। कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा हर वो चीज जो गलत है उसके आगे वो सनातनी मुसलमान नहीं करेगा। जैसे मैंने जो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी उसमें मैंने खुल काफिरून का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम किसी को काफिर कहे। तो मैंने खुल काफिरून का उच्चारण नहीं किया अपनी नमाज में। और वो आपके ऊपर है कि आप क्या पढ़ रहे हैं उसमें। नहीं, हम तो बाउंड है 4 कुल पढ़ने के लिए। अच्छा, लेकिन हमको बाउंड किसने किया है? जिनको हमने कभी देखा ही नहीं है, अल्लाह सुभान। हमको बाउंड किसने किया है? प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हमने कभी नहीं देखा है। और कभी भी रिसर्च नहीं किया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति था भी कि नहीं था।
ऐसे तो फिर और भी डेटीज के बारे में बोल सकते हैं ना कि आप बोलिए ना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। जैसे महादेव, तो ठीक है, हमारे पास हिंदू स्क्रिप्चर्स में इतना डिटेल में है, इतना, आई थिंक दैट इज दिस इज द ओनली रिलीजन जहाँ इतना डिटेल्ड स्क्रिप्चर्स है, एग्जैक्टली। बट यू हैव स्टिल नॉट सीन हिम। आपको पता है, बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि जब राम मंदिर का हियरिंग चल रहा था, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वकीलों के कतार को खड़ा करके ये साबित नहीं कर पाया कि वो बाबरी मस्जिद थी, लेकिन इस देश के हिंदुओं के साधु संतों ने मंत्रों से, उच्चारणों से, अध्यायों से ये साबित किया कि भगवान राम काल्पनिक नहीं है और वो उनका ही जन्म स्थान है। तो हमारा कुरान तो साबित नहीं कर पाया बाबर को, हमारा शरिया, हमारा हदीस तो साबित नहीं कर पाया बाबर को, लेकिन आप इतने खुश नसीब हैं कि आपके मंत्रों के उच्चारणों ने भगवान राम को साबित करके दिखाया। आपके पास तो सब कुछ प्रूफ है, हमारे पास तो प्रॉफिट मोहम्मद के होने का प्रूफ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हर सनातनी को अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए कि आपसे कोई कुछ भी पूछे, आपके पास उसका जवाब है। दूसरी चीज कि हमारे अल्लाह सुब्हान ने कहा, और जो अभी मदनी ने भी दोहराया, कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अभी मदनी ने बोला, लेकिन आप में तो जिहाद विहाद बोल करके कुछ है ही नहीं। ऐसा शब्द तो नहीं। आपके जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनकुम वलिय दीन। नहीं, इसका मतलब के मानने वालों, कह दो काफिरों से, तुम जिसकी पूजा करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, और मैं जिसकी इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं कर सकते। गोया तुम अपनी पूजा करो और मैं अपनी इबादत करूं। तो काफिर 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 अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ये हुआ इसमें कि दूसरे को आप डाउन, ये हमारे नमाज में है। आप जब पूजा करते हैं, आप अपने देवी देवताओं की प्रतिमा को रखते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें जान डालते हैं, और उसके बाद फिर आप उस पूजा में हवन अगर कर रहे हैं तो अपने देवी देवताओं को समर्पित कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। आपने हमें अग्नि दी, आपने हमें अन्न दिया, आपने हमें फूल दिया, आपने हमें पेड़ पौधे दिए, आपने हमें सूर्य दिया, आपने हमें चंद्रमा दिया, आपने हमें मिट्टी दी, आपने हमें मातृभूमि दी, आपने हमें हवा दिया, आपने हमें जल दिया, आपने हमें बारिश दी, आपने हमें तो यू धूप दिया। कनेक्ट विद दिस, आप ये हाँ, आप किसी को कोस नहीं रहे हो अपने रिसाइटेशन में। हाँ, दैट्स ट्रू। आप किसी को कोस नहीं रहे हो अपने रिसाइटेशन में, आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हो सब चीजों को उस अग्नि में, और देवी देवताओं के चरणों में अन्न डाल करके, फल डाल करके, मेवा डाल करके, ड्राई फ्रूट डाल करके, फूल डाल करके। आप जो भी कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को पुल डाउन नहीं कर रहे, आपको जो करना है आप अपना कर रहे हैं। आप धन्यवाद कर रहे हो सब चीजों में, आप अपने देवी देवताओं का धन्यवाद कर रहे हो। आपके घर में अम्मी अब्बा ये लोग मानते हैं अब Obviously, अब जैसे हम लोग ये रूप, ये पूजा, उसमें कनेक्ट हिंदू मैं जैसे अपने फैमिली गेट टुगेदर में कहीं जाती हूँ या अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में जाती हूँ, तो अब तो मेरा बेटा, आप मेरे बेटे के साथ कभी चलिए, अभी वो आने वाला है कुछ दिन में। कितने बड़े हैं वो? 16 साल का हो गया। अच्छा। तो जैसे अभी हम लोग, वो दिल्ली आया हुआ था तो हम लोग मैकडॉनल्ड गए थे, तो वो ऑर्डर कर रहा था, तो उसने कहा एक चिकन बर्गर और एक आलू टिक्की बर्गर। सो ही नोस कि मेरी जो माँ है वो शुद्ध शाकाहारी है। आप कब से बनी शाकाहारी? पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 साल हो गया। जब से सनातनी मुसलमान बनी है? नहीं, सनातनी मुसलमान नहीं, मैं तो बचपन से ही पाठ पूजा में मेरा एक ये था, क्योंकि वो तो फूड हैबिट में ही है ना, एक कम्युनिटी का फूड हैबिट है। एक्चुअली अपने आप को और मुझे क्या पसंद है, इन सब चीज़ों को पहचानने में थोड़ा समय तो मुझे लगा है, और कभी कभी तो मैं मुल्लों को बोलती भी हूँ। ये कब हुआ? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू, मतलब कि अब नहीं नॉन वेजिटेरियन छोड़ देंगे? एक्चुअली मैंने किसी की डेड बॉडी देखी थी जिसको गोली लगी थी बंगाल में ही, और उसके बाद फिर कुछ डेड बॉडीज मैंने देखी थी 370 हटते वक्त में कश्मीर में। तो उनका जो कंडीशन था ना, मुझे तुरंत क्लिक कर गया कि ऐसा ही मांस तो खाते हैं।
उनका मांस और जानवर के मांस में? नहीं, बिल्कुल जानवर में स्वभाव होता है, उनका भी इमोशन होता है। मैंने अपनी नज़रों से बकरीद में बकरे को रोते हुए देखा है, वो चीखते तो हुए देखा हाँ, है। होता ही है। मैंने गाय के आंखों के आंसू पोंछे हैं अपने घर की कुर्बानी में। और उसके बाद फिर ये आई थिंक 10वां साल है कि मैंने अपने घर में बकरीद मनाना बंद करवा दिया। और सब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज एवरीवन को। एक्सेप्ट, एवरीवन। अब तो मतलब फोन आता है, जब बकरीद आता है तो मेरी अम्मा का फोन आता है, क्योंकि नानी अम्मी दादी अम्मी के खत्म होने के बाद अब वो बहुत अच्छा फील करती है कि वो पंचायत की मुखिया हो गई है। फ्रीडम। वो बड़ा मतलब स्ट्रांग फील करती हैं। नाजी, इस बार बकरीद में तुम्हें कितने पैसे देने थे? अम्मा मेरा 20 रख लो। अब वो सारे पैसे इकट्ठा हुए, मान लो 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया। अब वो सारे इकट्ठा पैसों को किसी गरीब लड़की की शादी में दिया जाएगा, कोई हज करने जाना चाहता है उसको दिया जाएगा, किसी का घर टूटा फूटा है उसको दे दिया जाएगा, किसी बेचारे का कोई ऑपरेशन करवाना है उसको दे दिया जाएगा। ऐसे करके हम लोग उसको दे देते हैं और उसमें हम लोग खुश हो जाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं और सवैयां भी बनती हैं, शीरखुरमे भी बनते हैं। ये हैरानी की बात इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से हिंदू हैं जो दरगाह चले जाते हैं, अजमेर शरीफ चले गए क्योंकि इतनी मोइनुद्दीन चिश्ती जो मतलब वो उनके लिए जा रहे हैं वहाँ। और इवन यहाँ पे जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन पे दरगाह वहाँ चले जाते हैं, बट कभी किसी मुसलमान को आप मंदिर में आते हुए नहीं देखेंगे। मतलब ऐसा मैं सोच नहीं फिर सकती भी चिल्लाते हैं कि भाईचारा है। तो अब उसकी एक वजह है, वो सुन लीजिए आप। जो मुसलमान मज़ार खोल कर बैठा है, आपको फील होता है, बहुत से लोगों को फील होता है कि हमारे हिंदू तो दरगाह चले जाते हैं पर मुसलमान जो है वो कभी मंदिर, वो एक प्रसाद लेना या वो भी हाँ, वो रिचुअल हराम है ना, वो नहीं। तो जो वो मुसलमान अपने कुरान का नहीं है वो आपका कैसे हो सकता है? हमारा अल कुरान इस बात की वजाहत करता है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनकी सुन्नत रसूल इस बात के लिए पेशन गोई करती है कि जो भी मुसलमान मज़ार परस्ती करेगा, जो भी उम्मत रसूल और अशरफुल मखलूकात मज़ार पर जा कर के मन्नतें मांगेगा, धागे बांधेगा या सजदा करेगा, वो मुसलमान कहलाएगा ही नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ खड़े होकर के कहा कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ार इस्लाम और सुन्नह में जायज़ नहीं है। लेकिन वो तो है, मतलब ऐसा तो है ना, वो तो कमाने का ढोंग है, अच्छा इजी मनी इनकम है मज़ार। वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं जो प्रॉफिट ने कुरान ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, आका आका करके मेरा और आपका गला रेतने के लिए दौड़ते हैं, खुद आका की बात नहीं मान रहे हैं। तो जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को बेच करके खा रहे हैं, जो लोग इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर हुड़दंगबाजी और लुंगी डांस कर रहे हैं, जो लोग अल कुरान के आयतों को ना मानने की कसम खा करके इस्लाम का झंडा बुलंद करने के चक्कर में देश में खून खराबा कर रहे हैं, जो लोग कुरान को बिल्कुल दरगुजर करके बाबर को और औरंगजेब के ठरकजेब बन करके बैठे हुए हैं, उनसे आप ये एक्सपेक्टेशन भी कैसे कर सकती हैं कि वो मंदिर जाएंगे, वो अपना कुरान नहीं मान रहे? ये कैसे कहा उनको? मतलब इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखा है आपने? क्या चीज़? जो आपने उनको ये कहा ठरकबाज, मतलब यही वर्ड है, आई एम सॉरी अगर गलत बोला मैंने। हिजाब का हमेशा बीच बीच में आता है ना टॉपिक। आप बड़े बड़े चैनलों पर काम कर चुकी हैं। हाँ। तो ठरकबाज जो आप, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसा मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। हम लोग भी पैनलिस्ट में बैठते हैं, आप लोग भी सुनती हैं, बिल्कुल, है ना? तो हम लोग, हमारा क्या कहना होता है कि हमारी बेटियां क्यों हिजाब में अपने आप को पैक करेंगी? मौलाना लोग क्या कहते हैं? हमारी ख़वातीन को ढककर रहना चाहिए। क्यों ढककर रहना चाहिए? कोई नंगे तो नहीं घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो, उनकी नज़रों में अश्लीलता होती है। इवन हिजाब वाले मामले पर मौलाना साजिद रशीदी ने एक बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में कहा, अरे देखो, मैं भी थी उस पैनल में, अरे देखो
आजकल लड़कियां जो हैं इतने टाइट शर्ट पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म में जाती हैं, तो ये ठरकी हैं तभी तो देखते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं दिखता। हमें तो उस बच्चे की थकान दिखती है, बहुत भारी वजन का स्कूल का बैग दिखता है, और बहुत परेशान वो पसीने में लत-पत बेचारे बच्चे दिखते हैं। हमें तो उसका टाइट शर्ट और घुटने के ऊपर का स्कर्ट नहीं दिखता भाई। तो उन लोग को उसको शुरुआत से दिक्कत है ना उनको इस चीज से, क्योंकि ये तो मतलब पूरा चला उनकी है। आंखों का प्रॉब्लम है ना। आप बिल्कुल। देखिए जब पहली मस्जिद बनी, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले हबशी से अजान दिलवाई, उसके बाद फिर महिलाएं पुरुष सब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, तो क्यों महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का नमाज पढ़ना मस्जिद के अंदर बंद हुआ? वो कोई कुरान तो नहीं कह रहा है कि हमारी मुसलमान बेटियां मस्जिद नहीं जा सकती? उसमें ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अल्लाह का घर है, मेरे लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। क्योंकि नमाजियों ने बोला कि महिलाएं जो हैं जब वो सजदे में जाती हैं तो पिछाड़ दिखता है, अच्छा, जब जब वो झुकती हैं तो उनकी कमर दिखती है, तो हम गीले हो जाते हैं, हमारा वजू टूट जाता है, तो ये ठरकी हैं तभी तो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए पहले कि बंगाल से आपका क्या कनेक्शन है? क्योंकि एक तो आप बंगाल बीजेपी की तरफ से वहाँ पे काम, क्योंकि कैंपेनिंग करना है, अभी इतना फोकस है बीजेपी का, तो वो आपकी कर्म भूमि है, पर और भी आपका क्या कनेक्शन है? एक ट्रिपल तलाक वाला एक कनेक्शन है जहाँ से आपका नाम सबसे ज्यादा जाना गया, उससे पहले भी कोई कनेक्शन है? ভালোবাসা কানেকশন আছে ওখান থেকে। আমার মনে আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিল যারা বাংলা জানে না তাকে এখানে আমি রাজনীতি করতে দেব না। मेरे को बस इतना समझ आया कि जिसको बंगाली बोलना नहीं आता उसको हम राजनीति नहीं करने देंगे। एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा। तो फिर मैंने बंगाली सीख लिया उन सबसे। तो जितने भी वहाँ पर जूनियर्स होते थे मेरे वकीलों के, सब बंगाली थे। फास्ट लर्नर है ना? मैं बहुत फास्ट लर्नर, मैं इतनी जल्दी मतलब भाषा पकड़ना। हाँ, मैं अगर 2 महीने जा करके किसी भी देश में, मान लीजिए रशिया में रह गई, तो मैं रशियन सीख जाऊंगी। बहुत फास्ट लर्नर हूँ मैं, और मैं बहुत अच्छी लिसनर भी हूँ, खामोशी से सुनती भी हूँ। तो कनेक्शन है कि मेरा निकाह बंगाल में हुआ था, पठान फैमिली में। अच्छा, शहजाद से जो मेरी शादी हुई थी, तो मैं विदा हो करके, हालांकि विदाई थी नहीं लेकिन मिलना जुलना निकाह हो चुका था, हम दोनों शौहर खाविंद और बीवी हो चुके थे, क्योंकि निकाह ही हमारे यहाँ होता है। तो उसके बाद मैं बंगाल गई थी। तो बंगाल में एक इमोशनल कनेक्शन भी है, और राजनीति का पहला कदम भी वही है। तो आपने उनको पसंद किया था? मतलब आप लोग कहाँ मिले? दैट वाज कंप्लीटली अरेंज मैरिज। यहाँ तक के जब शहजाद से जिस वक्त मेरा निकाह हुआ था, उस वक्त मैं उसकी शक्ल भी नहीं जानती थी। तो फोटो भी नहीं दिखाया था? जैसे पहले फोटो तो दिखा, नॉर्मल एक तस्वीर के देख लो भाई, मुझे भी अच्छा लगा देख करके, बहुत हैंडसम। मैं आपको क्या बताऊं, वो एक ऐसा व्यक्ति शहजाद, 1 महीना 26, कहते हैं ना कि अच्छा रिश्ता जो होता है उसको भगवान शायद ओझल कर देता है आंखों से। उसने मुझे, फिर बाकी ये लड़ाई नहीं हो पाती ना। हाँ, उसने 1 महीने 26 दिन में मुझे एक भी बुरी याद नहीं दी। 1 महीना 26 दिन ही रहे बस साथ। क्या हुआ था फिर उनको? एक कार एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट डेथ हो गया था वहीं पे बंगाल में। कहाँ बंगाल में कहाँ रहे आप? बंगाल में कोलकाता में थी। कोलकाता में थी। तो उसके बाद फिर, अब क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने निर्णय लिया। When he died, हाँ, you were already pregnant. हाँ, उसी दिन मुझे पता चला था कि आप प्रेग्नेंट, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एकदम मूवी के जैसा लग रहा है मुझे तो। नहीं, मेरे पास तो डेथ सर्टिफिकेट है, मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट है। सच में जैसे होता है, चीजों को बोली हुई चीजों को बहुत ट्रोल करते हैं ना कटपुतले। और आजकल तो मैंने बिल्कुल ट्रोल कर रहे हैं कि जैसे स्क्रिप्ट में आप होता है ना कि ऐसा कुछ हिंदी ऐसा हो जाता है। फिर मैंने निर्णय लिया कि भाई एक व्यक्ति तो चला गया, तो उसकी निशानी को तो जन्म देना ही है। वहां पर भी देखिए, मैं पार्शियल भी नहीं हुई और मैं मीन भी नहीं हुई। इतनी कम उम्र में मैंने निर्णय लिया कि आगे की जिंदगी क्या होगी देखा जाएगा।
आज पे जीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। सब लोग चाहते थे ना कि आप वो बच्चा जो है जन्म ले, ऐसा नहीं, परिवार नहीं, आपके नहीं, परिवार उस मोमेंट पर मेरे पेरेंट्स जो है, अम्मा अब्बा, वो थोड़े मीन हो गए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत कम उम्र है, अभी तुमने बच्चा पैदा कर लिया तो मुस्लिम कम्युनिटी में कोई अनमैरिड लड़का मिलता नहीं, या मेरे उम्र का भी कोई लड़का मिलता नहीं, फिर दोबारा शादी मुझे करना। मेरे अब्बा की उम्र का लड़का मिलता दोबारा शादी करने के लिए। तो वो मीन हुए, अपनी बेटी के लिए हुए। उन्होंने कहा अबॉर्शन करा लो, क्योंकि उम्र बहुत कम है, आगे की जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत तुमको। कितने साल की थी आप एग्जैक्टली? तो मेरा बेटा 15 अप्रैल 2026 को हो जाएगा 16 साल का, और मैं 11 फरवरी 2026 को हो जाऊंगी 35वां चढ़ेगा मेरा। अब उसी से कैलकुलेशन कर लीजिए। एक तरह से आप दोनों एक साथ ग्रो किए हैं। होता है ना कि इतना एज मेरे और मेरे बेटे को ना कोई देखता है ना तो बोलता है दोनों भाई बहन है क्या। क्योंकि इतना बिल्कुल, क्योंकि जब आप उतनी यंग एज में माँ बन जाएंगे तो वो तो आपका भी तो एक ग्रोथ ही। अभी तो आप मैं एक बड़ी हो राज रहे की हैं। बात बताऊं जो किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। हम लोग दोनों साथ में बैठ करके कार्टून देखते हैं, और हम दोनों में आज भी झगड़ा होता है, क्योंकि उसको मतलब वो इंग्लिश वाला कार्टून बहुत पसंद आता है, और मुझे पसंद आता है मोटू पतलू, टॉम एंड जेरी, पुराने वाले। हाँ, डोरेमोन। तो मेरे मोबाइल पर अपलोड है, मैं रात में 1 घंटा अपने बेडरूम में कार्टून देखती हूँ, और ये बात पुनीत वशिष्ठ जी को भी पता है। और वो उनको जब पहली बार पता चला था कि मैं कार्टून देखती हूँ तो वो कहते हैं आप कार्टून देखती हैं? मैंने कहा हाँ। इवन अगर कभी मैं बहुत टायर्ड होती थी तो पुनीत जी बोलते थे एक एपिसोड कार्टून देख लीजिए, ठीक हो जाइएगा। कार्टून इज अ गुड स्ट्रेस बस्टर, इवन आई वॉच। तो अच्छा, मुझे कार्टून कैरेक्टर खुद में अडेप्ट करने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे मैं और मेरा बेटा, हम लोग नॉर्मल जब घर में होते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री होते हैं, जिदू डिंग डिंग क्या खाएगा तो वो अपने कार्टून कैरेक्टर में बात करता है। तो हमारा मतलब हम दोनों एक दूसरे को संभालते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उस उम्र में ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना ही था। तो आपके इन लॉज ने क्या, उनका क्या था? उनका तो था कि भाई शहजाद के ही बड़े भाई, छोटे भाई, कजन भाई से किसी से शादी कर लो तो मामला खत्म हो जाए। और मुझे उसमें जाना नहीं था, और मुझे उससे बचने के लिए अपने आप को प्रेग्नेंट रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे इस्लाम में लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो ना निकाह होता है ना तलाक होता है उस दौरान में। तो इसलिए मुझे लगा बच्चा भी पैदा हो जाएगा और इन लोगों के दिमाग से ये सारे फतूर भी निकल जाएंगे। वहाँ कितने दिन रहे? 1 दिन भी नहीं। अच्छा, नहीं रहे? 1 दिन भी नहीं। मैं किसी का नमक नहीं खाती, किसी की रोटियां नहीं तोड़ती मैं। 1 दिन, यहाँ तक कि मेरे बेटे को पैदा होने के, क्योंकि उसको स्मॉल पीडीए था, सेप्टिसेमिया का प्रॉब्लम था, उसके हार्ट में होल था। तो इन लॉज को मेरे अम्मा अब्बा ने पता करवा दिया था कि भाई बेटा हुआ है। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हार्ट में होल है, दिल में सुराख है, तो वो लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई लाखों रुपए खर्च करके कौन बच्चे को बचाएगा। मेरा बेटा AMRI ढाकुरिया ब्रिज के पास कैलकाटा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है AMRI, उसमें वो एडमिट था, और इतने बड़े सीजर से मेरा ऑपरेशन हो करके वो हुआ था, और लाइफ एंड डेथ का मेरा भी सवाल था, क्योंकि एज बहुत कम था। ब्रेस्ट फीड मुझे हुआ ही नहीं, मैंने उसको पिलाया ही नहीं, क्योंकि एज की कमी की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें मेरे अंदर भी आई। तो मैं तो चौथे दिन से फिर मैं अपना काम वाम चीज़ें विज़िट सब कुछ स्टार्ट की। अपना लॉस की बात की है? हाँ, एग्जैक्टली। इवन 2 एग्जाम मैंने दिया है बच्चे को गोद में लेकर के, क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया था, तो वो माँ को छोड़ ही नहीं रहा था। अब मेरी अम्मा जो है वो बेचारी बाहर बैठी हुई एग्जामिनेशन हॉल में
कि जरा सा भी अगर थोड़ा सा भी वो सो ले या थोड़ा सा भी उसको चैन मिल जाए तो मैं ले लूं तो ये एग्जाम दे दे। और अलाउ भी हुआ। जो प्रिंसिपल थे मैं वही सोच वो रही थी बोले कि नहीं is it अब allowed? इसमें तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकते, वो संभाल लेगी। तो एकदम से मतलब ये एग्जाम दे रही हूं मैं और यहाँ पर मेरी माँ बैठी हुई है। अच्छा, इन सारे सिनेरियो में मेरी बड़ी वाली दीदी ने मतलब माँ का रोल अदा किया है। माँ का रोल अदा किया है उसने। और वो तब मैरिड थी? नहीं, उसने तो मतलब शादी ही नहीं की। वो कैसे एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम कम्युनिटी? अभी तक शादी नहीं की है वो। अच्छा, अभी तक नहीं। आपके यहाँ पे सब एक्सेप्शंस है? हाँ, ये मतलब कैसे? मेरी तलत फातिमा नाम है, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, वन ऑफ द रेनाउंड क्रिमिनल लॉयर है तलत। अच्छा, वन ऑफ द रेनाउंड क्रिमिनल लॉयर है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो उसने तो साफ हाथ खड़ा कर दिया, मार दो, काट दो, फेंक दो, भगा दो, मुझे शादी नहीं करनी। और वो प्रेशर रेजिस्ट कर लिया उन्होंने। मुझे अलग कर दो, मुझे अपना टाइटल हटा दो, कुछ करना है कर लो। पर घर वालों ने उनसे इंसिस्ट तो किया? इंसिस्ट किया, बहुत बहुत इंसिस्ट किया। तो मेरे बच्चे को पालने में मेरी माँ का, मेरी छोटी वाली बहन ऐमन का और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरी बड़ी बहन का और मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम भूमिका रही है। मतलब आप सोचो कि मेरा परिवार, मेरी मतलब 2 बहनें और मेरी माँ, सब विमेन सपोर्ट है। बिल्कुल। और वो मेरी रीढ़ की हड्डी है। आज भी अगर इन तीनों में से अगर एक भी हट जाए तो शायद मैं कमजोर हो जाऊंगी। ये उनका सपोर्ट। क्योंकि अभी बेटे की बात हुई ना, कि इतना ट्रोलिंग, इतनी गलत किस्म की बातें जो भी आपके साथ होता है, जिसमें आपने कंप्लेंट भी किया, तो वो बच्चा जो है, जो अभी टीनेजर है, उनको ये मालूम होता है क्या? आपको क्या लगता है, व्हाट डज ही फील अबाउट? जानता है वो। अभी पुनीत जी के साथ भी जो हुआ, फिर पुनीत जी ने जो बिस्तर दिखाया सोशल मीडिया पे कि यहाँ सो के गई है, उसके बाद जितनी भी अभद्र बातें उन्होंने मेरे लिए की, वो सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। तो वो समझते हैं ऑब्वियसली, अब तो टीनेज का है भाई, कि माँ के अब कोई और दोस्त हो, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग, जो व्हेन इट्स इन ओन मदर। और बाकी बंगाल में जो एक चैनल चलता है जिसमें सिर्फ मुझे ही ट्रोल किया जाता है, एक बंगाली चैनल चलता है, उसमें 5700 कुछ लोग फॉलोअर्स हैं, वो फेसबुक चैनल है, उसमें सिर्फ मुझे ही ट्रोल किया जाता है। वो चैनल बना ही है मुझे डिफेम करने के लिए। फिर उस चैनल पे भी पुनीत जी बैठे, 5000 फॉलोअर वाले चैनल पर भी पुनीत जी बैठे हैं, और उसी चैनल पर उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में सो के गई है, उन्होंने मुझे डिफेम किया है। तो सब कुछ मेरा बेटा देखता है, यहाँ तक कि मेरे बेटे को और मुझे शारीरिक संबंध से भी जोड़ा गया कि अपने बेटे के साथ ही सेक्स करती है क्या। और मेरे बेटे ने ही वो भेजा मुझे कि ये मुस्लिम्स जो है वो वायरल कर रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे बेटे के दिल में मुसलमानों के लिए इतनी घिन पैदा हो रही है, जो महादेव की सौगंध मैं कभी चाहती नहीं थी, कभी नहीं चाहती थी। मैं यही हमेशा चाही हूँ कि वो खुद पढ़े, खुद समझे और खुद निर्णय करे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो उसको सबसे ज़्यादा हिट किया जब लोगों ने मेरे और मेरे बेटे को नाजायज़ संबंध में जोड़ा, वो उसको सबसे ज़्यादा हिट किया। कि मैं तरस जाता हूँ अपनी माँ की आवाज़ सुनने से, मैं तरस जाता हूँ, वो मैसेज आज भी मेरे पास है, मैं तरस जाता हूँ अपनी माँ से मिलने से, और ये मुसलमान ये कह रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा नाजायज़ संबंध है, तो मम्मा सारे मुसलमान मर्दों का उसकी माँ के साथ नाजायज़ संबंध है, ये मेरे बेटे ने कहा है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते, 5 fingers आर नॉट लाइक। अगर तालाब की एक मछली गंदी है तो उसको निकाल के फेंकना है, सारे तालाब को हम थोड़ी सूखा कर देंगे। पर उनके मेंटल एक सीन पे क्या असर पड़ेगा ना इस तरह से? आप ये सोचते हैं कि उनको कैसे महफूज रखें इस तरह की बातें, इस तरह के माहौल से? और जैसे उनके भी अपने दोस्त, अपना सर्कल होता है, अगर कोई ऐसी बातें करता है तो आप उसको नहीं ले पाते हैं, मतलब किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? ही इज़ वेरी ब्लेस्ड फर्स्ट कि मेरे बेटे ने आज तक मुस्लिम दोस्त नहीं बनाया।
He's just like you. हाँ, एकदम मतलब शक्ल सूरत बोल चाल, आप उसको यहाँ पे बिठाइए, आपको लगेगा नाजिया से बात कर पर रहे हैं। और बच्चे भी तो ऐसा कर ही सकते हैं। दूसरा कि मतलब इस तरह की बातें तो कोई भी कर सकता है, वो चाहे मुस्लिम ना भी हो, वो कोई भी हो। जो बच्चे उसके करीब हैं, जिनके सराउंडिंग में वो बातें वो रहता है सहता है, वो बहुत बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं। एक लड़की जो पुनीत जी की भांजी ही थी, रक्षा नाम है उसका, वो मेरे बेटे के सर्कल में आई थी, पर उसने इतना गंद उगला कि मेरा बेटा खुद ही साइड हो गया। अच्छा। खुद ही साइड हो गया। बट आपकी उनसे क्या बात होती है? हाउ डज ही सपोर्ट यू? कि आपकी जो ये फाइट है, अब जैसे मैं अगर जैसे अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वेस्टर्न पहन लेती हूँ। हाँ, तो विच इज़ ओके। नहीं मतलब कभी कुछ छोटे छोटे कपड़े पहन लिया कि अभी फैमिली के साथ ही तो जा रही हूँ मैं, बेटे के साथ ही तो निकल रही हूँ मैं, कभी क्रॉप टॉप डाल लिया। मम्मा नहीं, तुम्हारे प्रोफाइल को मैच नहीं करता, मत करो। ये मम्मा तुमको लोग देखते हैं, मत करो। एंड यू लिसन टू हिम। हाँ, आप सुनती हैं मैं उनकी बात? सुनती हूँ उसको, बिल्कुल मैं सुनती हूँ। अब जैसे मैंने बीच में क्या किया था, पूरा ब्लॉन्ड हेयर करवा लिया था, तो उसको मतलब मुझे लगता है 15-18 दिन के बाद उसने मेरी कोई तस्वीर देखी, मम्मा कि तुमने ब्लॉन्ड हेयर करवाया है? हाँ, डजंट सूट यू। यार तुम देश के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हो, ये क्या करवा लिया है, जाओ जाके चेंज करा के आओ। तो वो मुझे बेटर वर्जन करता है, वो मेरे अंदर की माँ को, मेरे बेटे की दोस्त को और मेरे चाइल्डिश नेचर को कभी मरने नहीं देता है। वो मुझे जज नहीं करता है, वो मुझे डिक्टेट नहीं करता है, वो एक दोस्त की तरह मुझे हमेशा समझाता है। ये आपको एक अच्छा दोस्त मिला है एटलीस्ट। हाँ, अच्छा जैसे शॉपिंग के लिए हम लोग निकले हैं, अब उसने अगर ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, आप यकीन माने कि वो 1 घंटा तक मायूस सिर पे हाथ रख के बैठा रहता है कि आज मैंने तुम्हारा ज़्यादा खर्च करा दिया है। फिर मुझे उसको बहुत बहलाना पड़ता है, अरे ठीक है, अच्छा ठीक है जैद, अब तुम 1 साल शॉपिंग मत करना, वो मैनेज हो जाएगा। हाँ, वो मैनेज हो जाएगा, हम कवर कर लेंगे। 1 साल अब जैद इलाही खान शॉपिंग नहीं करेगा। इमोशनली टच है उसको लगता है कि मेरी माँ का नाजायज़ पैसा ना खर्च हो, उसको लगता है कि मेरी माँ अगर मेरे प्यार में या किसी के भी प्यार में अगर ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, तो वो उसको समझाता है कि मम्मा यहाँ कंट्रोल हो सकता है, यहाँ कंट्रोल हो सकता है, 2 स्टाफ से काम हो सकता है, तीसरे को तुम हटा सकती हो। तो ये सारी चीज़ों को, एंड ही इज एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि आप किसी से शादी करेंगी, चाहे Exactly. वो सनातनी हो या किसी से भी हो सकता है, या सनातनी ही। जब मैं बॉम्बे में पुनीत जी मेरे घर पर आए थे, वो मिले, जब पुनीत जी आए तो उस वक्त प्रिंसी थी, मेरे कलीग की बेटी, और सुबोध भाई थे जो मेरे लिए पिता स्वरूप है। मेरा बेटा था, 2 स्टाफ थे, और उनके सामने मैं पुनीत जी से मिली थी, और जैद को मैंने पर्सनली बैठा दिया था साथ में, और मैं हट गई थी कि आपस में बात कर लो। लेकिन आज भी मेरे कान में मेरे बेटे की वो बात गूंजती है कि मम्मा सोच लेना, ही इज़ फ्रॉम बॉलीवुड, कि इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तुम बहुत तेज चल रही हो। वो बात उसने मुझे कही थी बेडरूम के वॉशरूम में खड़े हो करके। तो मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा मैच्योर है। ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई फील दैट कि ही इज़ बेटर देन मी, ही इज़ इनफ मैच्योर इन फ्रंट ऑफ मी। अब आपको शादी करना होगा तो आप किससे करेंगे? 11 फेरे से तो नहीं करूंगी, नहीं तो फिर यही होगा। बट कैन ही बी अ मुस्लिम? नो। ये मैंने कहा ना, फिर से स्टिल आई एम स्टक विद माय अर्लियर स्टेटमेंट कि अगर पुनीत जी का या सलाम आदाब, मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर ये पहले मुझे पता होता तो मैं 3.5 मिनट भी उनके साथ नहीं रहती। तो लेकिन कोई हिंदू भी तो गलत हो सकता है, या धोखा दे सकते हैं, या मतलब सामने अच्छे नहीं हो सकते। सामने आ जाएगा, और किसी एक के गलत होने से मैं अपनी जिंदगी पर अत्याचार तो नहीं कर सकती हूँ ना। मेरा लक्ष्य था कि मेरा बेटा बड़ा हो। मैंने ये सोचा हुआ था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा वो अपने सूझबूझ का हो जाएगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए निर्णय लूँगी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं अगर 50 की होती तो फिर मैं
ये डिसीजन ही नहीं लेती, क्योंकि मर्दों का चल जाता है पर महिलाओं का नहीं चल पाता है ना, क्योंकि हमारा तो पीरियड्स भी खत्म होगा 50 तक आते आते, तो फिर क्या फायदा। इंडिया में तो बहुत कम है, वेस्टर्न कंट्रीज में अब फिर भी यू सी पीपल स्टिल हैविंग अ रिलेशनशिप फॉर गेटिंग मैरिड। इसको थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे एक तो नहीं, हाँ, एक पैक माइंड में भी इसको लिया जाता है, एक ऑब्नॉक्शियस चीजें भी समझी जाती हैं नागवार है। वो 50 साल की बुढ़िया को देखो क्या ही कर रही है, 50 साल का बुढ़ा नहीं होता है, 50 साल की बुढ़िया हो जाती है। फॉर मेन देयर आर नो रूल्स। तो मैं अभी भी कह रही हूँ, लेकिन इस बार मैं एक चीज पहले बोलूंगी कि भाई 11 फेल तो नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार, क्योंकि जिसके दिमाग में शिक्षा होती है ना, वो इतनी छोटी हरकतें नहीं कर सकता है, चाहे माँ बाप की परवरिश जैसी भी हो। अब देखिए, मैंने अपनी परवरिश का एग्जाम्पल दिया कि मैंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोल सकती थी, मैं भी अपने शब्द को खराब कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की परवरिश का परिचय दिया और पुनीत जी ने अपने माँ बाप की परवरिश का परिचय दिया। हाँ, मैंने डेफेमेशन नोटिस जरूर भेजा, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने कहा वीडियो में कि नाजिया मेरे माँ बहन को गाली देती थी, उनके साथ खराब व्यवहार करती थी। महादेव गवाह है कि मैंने उनकी माँ से लास्ट डे तक बहुत अच्छा व्यवहार रखा था। इवन जब मैं चेन भी मंगवा रही थी, अपना खुद का गोल्ड चेन, तब भी मैंने उनसे कहा था कि अम्मा जी, आप बहुत समझदार हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं चाहूंगी कि बिना किसी झगड़ा झमेला के ये चेन रिटर्न कर दिया जाए, अदरवाइज मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा और फिर मुझे बिल विल और जीडी वीडी ये सब करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि जो व्यक्ति जा रहा है उसके हाथ में चेन दे दीजिएगा। वो भी मुझे क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि जब चेन रिटर्न करने के लिए मैंने पुनीत जी से कहा तो उन्होंने कहा कि 1.5 लाख रुपए मैं तुमको भेज दूंगा, और बेसिकली वो चेन, मेरे पास बिल है, वो चेन 1.5 लाख का नहीं था, वो चेन 3,45,000 का था। फिर वापस मिला? हाँ, फाइनली। तो आपका बंगाल से ये जो इतना डीप कनेक्शन है, बीजेपी को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है यू विल वर्क द सेम इस चीज़ को अपना कैंपेनिंग में, या फिर और व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? क्योंकि बंगाल में बहुत टाइम से ये कोशिश हो रही है बीजेपी की कि वो पार्टी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो, बट बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पे ममता बनर्जी, उनकी जो हर बार जनता उनको चुनती है। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या हो सकता है, कब आ सकती है या वो नहीं आ सकती है, कितने चांस है? पहले मैं ये बताऊंगी कि बीजेपी मेरे अनुभव को और बंगाल की मिट्टी से मेरे प्रेम का फ़ायदा उठा सकती है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या फ़ायदा उठा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बीजेपी से कुछ चाहिए, ना मैंने कभी कुछ मांगा है। ओपनली कैमरा के सामने कह रही हूँ कि कोई भी नेता आकर के मुझे कैमरा पे बैठ के बताए कि नाजिया ने कुछ मांगा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को फरहाद हकीम, जो कलकत्ता के मेयर हैं, ममता बनर्जी की लाडली मंत्री हैं, बहुत नज़दीकी मंत्री हैं, वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की रिपोर्टर को बंगाल बुलाते हैं अपने विधानसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए और उसको ऐलानिया कहते हैं कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, ये मैं होने नहीं देना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और एक राष्ट्रभक्त और एक संवैधानिक सिटीजन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा एक बालिश ज़मीन भी कहीं खिसक रहा है तो मैं उसके लिए प्राण दे दूं, लेकिन उस ज़मीन को मैं बचा लूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जिम्मेदारियों को निभाया, और जितने भी वहाँ पर बिनोई बादल दिनेश को ले लीजिए, आज कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता बंगाल में। खुदीराम को ले लीजिए, मतलब काजी नजरुल इस्लाम को ले लीजिए, आप डॉक्टर विधान चंद्र रे को ले लीजिए, कोई नहीं बात कर रहा है। जिन्होंने बचाया, अभी वो नैरेटिव ही नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? यूसीसी होने नहीं देंगे, काका चीची अंबर अंबर डम्बा। भाई, ये हमारा इतिहास नहीं है बंगाल का। बंगाल कला कीर्ति, आर्ट, कल्चर,
वहाँ के खाने, इन सब चीज़ों से जाना जाता है। बंगाल के घर घर में आर्ट है, बंगाल के घर घर में एडुकेशन है। बंगाल में अगर कोई बंगाली टोटो चला रहा है, ऑटो चला रहा है, वो भी ग्रेजुएट पास है। आज भी बंगाल में एडुकेशन की कमी नहीं है। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये लुंगी छाप, यूटंगे पैजामे वालों ने जो बंगाल की दुर्दशा की है, उससे उसको सुरक्षित करना हमारे कर्तव्यों का पालन है। और उस कर्तव्यों को निभाने में अगर भगवा सरकार आती है तो मुझे लगता है कि ये सोने पर सुहागा होगा। बंगाल में ट्रिपल तलाक का सबसे पहले जो एक केस, और कई केसेस वहाँ से आए हैं, ट्रिपल तलाक का क्या है मामला? मतलब वो सही होगा? अभी उसमें जो भी मांग है कि ये ख़त्म ही हो जाना चाहिए, इसमें आपने सबसे पहले इसका, और वहीं से आप सबसे ज़्यादा जाने भी गए, तो उसमें अभी आप कैसे जस्टिस देने का क्या अब उसमें स्टेटस है? नहीं, मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ। अच्छा, मैं जानी ट्रिपल तलाक से नहीं गई थी। अच्छा, मैं जब टीएमसी में थी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया था, तब से मैं जानी गई हूँ। लेकिन आपने जब केस फाइल किया था तब से वो रिप्रेजेंटेशन हुआ। देश के बड़े बड़े अच्छा। चैनल ने तब मुझे सबसे ज्यादा दिखाया था, और मेरी आप उम्र भी उसी बहुत पार्टी कम में। थी। मैं टीएमसी में थी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री का धर्मतला वाई चैनल पर पुतला जलाया था। और मैंने बड़े बड़े बोर्ड, महिला कम से कम 1 लाख महिलाएं मेरे साथ थी, और बोर्ड बना हुआ था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अभी क्या बोलते हैं वो आप? हाँ, मतलब मुझे बाद में लग रहा था कि भाई ये क्या करवाया जा रहा था मुझसे। एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति में अपने आप को समर्पित किया हुआ, और ये मुझसे पार्टी वाले क्या करवा रहे थे। एनीवेज, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी वो। उसके बाद तो मैं हमेशा से जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, मैं उसके, हालांकि मैंने भाजपा ज्वाइन किया है 4 जनवरी 2018 और मेरा पिटिशन फाइल हुआ है 2015, जब मैं टीएमसी से बस निकलने वाली थी, क्योंकि मेरी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी। तो लोग ये ना सोचे कि भाई किसी लालच में आ गई है या भाजपा ने किसी लालच में ले लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीजें बनती चली गई और होता चला गया। तो ट्रिपल तलाक के बाद मेरा एक पिटिशन बंगाल में बहुत चर्चे में आया था, जब मैंने पीआईएल फाइल किया था कि मुसलमान बेटियों को क्लास 12 तक शिक्षित होने दिया जाए और उनका निकाह ना कराया जाए, और निकाह के वक्त में क्लास 12 की डिग्री देखी जाए, तब निकाह हो, जिसमें मैंने पार्टी डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कर दिया था। पर वो नहीं माना गया था, फिर वो रिजेक्ट हुआ। कैलकाटा ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर कोई आलोचना नहीं करना चाह रही है। तो वो स्टेट के ऊपर आ गया है। क्योंकि वो स्टेट का ही काम था, वो कोर्ट का काम नहीं था। क्योंकि ट्रिपल तलाक तो बहुत पुराना ये है ना। हाँ, वो मीडियम बदल गए कि आप फोन पे बोल रहे हैं या आप वो बोल रहे हैं। भले ही 2017 में ऐतिहासिक जजमेट आ गया, भले ही उस पर 2019 में देश के दोनों हाउस से एक कानून बन गया, मान कौन रहा है? अभी भी मेरे टेबल पर दुनिया भर के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के मामले रखे हुए हैं। तो ये मेरे को हमेशा लगता है कि वाई डोंट मुस्लिम वुमेन फाइट बैक क्यों नहीं करते? नहीं, अब तो मुस्लिम महिला से जब शादी हो रही है अगर जल्दी तो भी, या पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो भी, या बाहर जॉब नहीं करने दिया जा रहा है। इसमें देखिए, मुस्लिम वुमेन को कोस करके कोई फायदा नहीं मतलब वो एक लेट मी कंप्लीट 1984 में मुसलमान महिला ही गई थी ना, शाहबानो सायरा बानो, गुजारा भत्ता मांगने भी मुसलमानी महिला गई थी, और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवाने के लिए भी मुसलमानी महिला गई थी। किसी ने दया दृष्टि नहीं की थी कि चलो हम तुमको इंसाफ दिला देते हैं। पर हुआ क्या? सरकार अपने वोट बैंक के लिए अगर उनकी पीड़ा को नहीं सुनी, तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुन लिया क्या? सरकार ने अपनी वोट बैंक के लिए, उस वक्त जो सरकार थी राजीव गांधी की या कांग्रेस की, तो उस वक्त की सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए जो विश्वासघात दो विक्टिमाइज महिलाओं के साथ किया, वही विश्वासघात तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने किया। इसको बोलने से कोई कतरा क्यों रहा है? 1984 में 2 जवान महिलाएं अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के देश के सर्वोच्च न्यायपालिका जाती हैं, और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बुढ़ापे में झुर्रियों के साथ उनको जजमेंट देता है। क्या करेंगे उस जजमेंट का?
अचार डालेंगी? ये तो फिर भी आप बहुत आगे ले गए। मतलब इवन एट होम, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि आप अगर शादी हो रही है बहुत जल्दी तो उसका एक अपने, ये तो कोर्ट तक जाने की बात होगी। नहीं, क्या घर में विरोध ही करे? नहीं कि नहीं, क्या विरोध करे? सपोज कि एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही है और वो विरोध कर रही है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, तो ये इतना मुश्किल है, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, कौन आएगा उसको सुरक्षित करने के लिए? मानवाधिकार आएगा? नहीं आएगा। आप 50 चिट्ठियां भेजते हैं तब जाकर के एक चिट्ठी का रिप्लाई आता है। नेशनल वुमेन कमीशन से कोई आएगी बचाने के लिए? भाई उनका अपॉइंटमेंट ही मिलेगा आपको 10 दिन के बाद। कोई हिंदू जाएगा बचाने के लिए? फिर गुज्जर लड़ेगा अलग, ठाकुर लड़ेगा अलग, दुनिया लड़ेगा अलग, और दलित लड़ेगा अलग। इसको क्यों बना दिए ठाकुर है, इसको क्यों बना दिए गुज्जर है, इसको क्यों बना दिए दलित, ये वो अलग लड़ेंगे। उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा? हिंदुओं के पॉकेट से 1 रुपए निकलता है क्या? 1 रुपए नहीं निकलता भैया। अपना भजन कीर्तन करने के लिए तो वो चंदा उठा लेते हैं। भाई मंदिर ना जाना पड़े उसके लिए तो उन्होंने मन में मंदिर बना लिया है। तो इन मुसलमान बेटी जो विरोध कर रही है कुरीतियों का, उनके समर्थन में आएगा कौन? ये भी तो बताइए। आपके सिवा आप जैसे कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं। बस अब अनीशा बानो मेरे पास आई, उसके पॉकेट में, उसके हाथ में 10 रुपए नहीं। मैंने कहा मैं देखूंगी केस। तो ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जरूरत है, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की भी तो जरूरत है। वो मेरा सौभाग्य था कि मेरी बहनें और मेरी माँ मेरे समर्थन में थी। ये सौभाग्य हर किसी के पास तो नहीं होता ना। तो उनका समर्थन, उनका सपोर्ट करे तो कौन करे? भाई लाखों लाख ऐसी मुसलमान बेटियां हैं जो 3 तलाक की विक्टिम है और अब वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं। तो ये कैसे कोर्ट आपको लगता है फिक्स हो सकता? मतलब कहीं पे नहीं, अब वो कोर्ट जा रही हैं। वकील बिना फीस के केस देखेगा नहीं। को अदालत 7 साल 10 साल से पहले इंसाफ देगी नहीं। बहुत कम बता रही हूं मैं। मेंटेनेंस 1500 रुपए स्टार्ट करने के लिए कोर्ट में तारीख पे तारीख तब 1500 रुपए 1 साल 1.5 साल के बाद अलॉट होता है। और उस 1 साल 1.5 साल में 500 रुपए ही वकील की फीस। तो भाई जितना मिल नहीं रहा है, जितने का बाबू नहीं उतने का तो झुंझुना हो चुका। उसके बाद फिर इस्लामिक रिचुअल्स और इस्लामिक प्रथाओं का विरोध करने पर, कोर्ट तक पहुंचने पर जो शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है, हर कोई नाजिया नहीं होती है कि बर्दाश्त कर ले। हमारे लिए आ कौन रहा है? फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं कर पा रही। फैमिली क्यों सपोर्ट करेगी भाई? उसको उसी समाज में रहना है। ये बहुत ही अब फैमिली अगर विरोध में आ रही है तो उनको बचाने कौन आ रहा है? ये बताइए, कौन आ रहा है? अब मेरे ऊपर बंगाल में 2024 के सितंबर में एक दिन में 71 FIR हुआ। मैं वकील हूं, मैंने अपना बेल करा लिया। मेरे जूनियर्स बेचारे आज तक उस मामले को देख रहे हैं, लेकिन बेल बॉन्ड 25,000 रुपये तो भरना पड़ा मुझे। अब वो 25,000 को इंटू कीजिए 71 से, किसने दिया पैसा मुझे? एक बाप का कोई जना है तो आकर बताए कि उसने मुझे पैसा दिया है। वो तो मुझे खुद ही करना पड़ा ना। आज मुझे अलकायदा से थ्रेट आ रहा है, मुझे रोज गालियां आ रही हैं, मुझे यहां से वहां से थ्रेट आ रहा है। किसी सभा से निकलो, दीदी आपके लिए तो हम छाती में गोली खा लेंगे। ले भैया, किसी ने फोन तक करके नहीं पूछा कि दीदी आप जिंदा हैं या मर गई है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे कि उसको प्रोटेस्ट कर पाना या रिबेल भी नहीं कर पा रहे क्योंकि यू डोंट हैव दैट सपोर्ट। कोई सपोर्ट तो नहीं इसका है। आगे मतलब कोई क्योंकि सपोर्ट नहीं है। आप सोचिए कि मैं दिल्ली में जिस मोहल्ले में रहती हूँ वो पूरा का पूरा हिंदू मोहल्ला है। उसको सनातन परिसर बोला जाता है। उसमें मुसलमान नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। एंटायर मोहल्ला हिंदुओं का है, सनातन परिसर नाम है। और मेरे घर की कुक से पूछा जाता है कि नाज़िया के घर में विस्की का बोतल देखी हो? ये हिंदू पूछते हैं। अरे मैडम आज तो पैंट पहन के जा रही हैं, कोर्ट जाना है। अरे मैडम आज तो साड़ी पहन के जा रही हैं, वो सभा में जाना है। अब मेरे जैसी हिम्मत किसी की होती नहीं है। मैं जैसे मुंह पर बोल देती हूँ कि मेरे घर में विस्की का बोतल हिंदू ढूंढ रहे थे भाई। बट फाइनली इसका क्या
आगे रास्ता है? मतलब इज इट एजुकेशन, इज इट? नहीं, एडुकेशन तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाखों लाख लड़कियां हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जो उस कम्युनिटी से निकलना चाहती हैं, निकलना चाहते हैं, सफोकेट हो रही हैं, अंदर ही अंदर घुट रही हैं, मर रही हैं, लेकिन रास्ता नहीं है उनके पास। पैसे की मदद नहीं है, लीगल की मदद नहीं है। मैं अकेली रोटी रोज़ी अपना कमाती हूँ, अपने बच्चे को अपने खुद को चला रही हूँ। मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं 10 महिलाओं से ज़्यादा किसी का केस फ्री में देख सकती, मेरे पास इतना नहीं है। तो वो एक इंसान अकेले इतना ऑफ कोर्स कैसे कोई करे? तो आपका एक वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द वुमेन अक्रॉस, नॉट जस्ट मुस्लिम, यू नो, क्योंकि पूरे देश कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा है। मैं पूरे देश के 120 करोड़ हिंदुओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो गौ रक्षा कर रहा है उसका साथ दो, जो मंदिरें बना रहा है उसका साथ दो, जो राष्ट्रभक्ति कर रहा है उसका साथ दो, जो देशभक्ति कर रहा है उसका साथ दो, जो सनातन भक्ति कर रहा है उसका साथ दो, जो संविधान भक्ति कर रहा है उसका साथ दो। अगर पैसों से नहीं साथ दे सकते, अगर साथ में चलकर रिस्क नहीं ले सकते, तो कम से कम उन पर अभद्र टिप्पणियां मत करो, और वो जो कर रहे हैं कम से कम मुंह बंद करके उनको देखो, घर में बैठ के ताली बजा दो। बस इतना तो कर सकते हो, जो कर रहा है उसको करने दो ना। That's the least. हाँ, उनको टॉर्चर मत करो, उनको क्यों टॉर्चर कर रहे हो? तो उससे क्या होता है कि हम, पता है हम क्या हो जाते हैं, हम धोबी का कुत्ता हो जाते हैं कि भाई अपने इस्लाम से तो गए, यहाँ भी घाट नहीं बचा और वहां धोबी, वहां ना घर के ना घाट के रह गए हैं। लेकिन आप इतने सारे लोगों के, फॉर द वुमेन स्पेशली, एक बहुत बड़ी उम्मीद है, तो आप ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। और आप जो काम कर रहे हैं वो आई थिंक बहुत मुश्किल है। बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ होती है मुझे जब मैं मंच पर से सभाएं करके अपनी स्पीच दे करके, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ, और जब मैं उतरती हूँ हज़ारों लोग आते हैं सेल्फी लेने के लिए पर उस सेल्फी से ना देश बचेगा ना धर्म बचेगा। रियल सपोर्ट की जरूरत। मैं तो कहती हूँ कि मेरी स्पीच सुनने ही मत आया करो, मैं तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ। और मेरे साथ सेल्फी लेके क्या होगा? कुछ ना होने वाला। मेरे साथ फोटो लगा करके कुछ ना होने वाला। जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका शरिया सुनती है तब भीड़ लगाया करो बाहर। जब श्रद्धा की बोटियां होती हैं ना तब रोड पर आया करो। जब जुमा में नमाज पढ़ी जाती है ना सड़क पर तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो, तब मानेंगे कि तुम कुछ हो। हम हमारी जिंदगी तो बस अब ऐसे ही कब खत्म हो जाएंगे, अभी यहाँ से निकलेंगे कौन गोली मारेगा कुछ ठीक नहीं है। हमने तो अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया है। थ्रेट इतना ज्यादा है। हाँ, अभी तो मैंने सुनाया भी आपको कि कैसे शब्दों से हमें रोज जूझना पड़ता है। तो हमारे साथ फोटो फाटो ताली कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें छोड़ दो हमारे हाल पे। लेकिन जब इस देश को आपकी जरूरत होती है और आपके धर्म की बच्चियों को जब आपकी जरूरत होती है तब तो कम से कम सामने रोड पर आ जाओ। बस इतना ही तो कहना चाहती हूँ मैं। महादेव देख रहे हैं। अच्छा, हमारे पर प्रेशर होता है कि किसी मीटिंग में गए, शाहरुख खान था, नाजिया भी थी, पर नाजिया ने पलट के नहीं देखा शाहरुख खान को। पूरा विजुअल है। तो शाहरुख खान तो ये जो है ये जो सनातनी अपने आप को बोलते हैं, भगवाधारी जो बोलते हैं, एक छोटा सा भी भांड आ जाएगा नाचने गाने वाला उसके साथ खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। अभी हमने एक बहुत बड़े हिंदुत्व मंच पर शिल्पा शेट्टी को देखा। नहीं होना चाहिए था। उसका हस्बैंड पॉर्न मूवी बनाने के चक्कर में जेल खट चुका है और अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है। नहीं होना चाहिए था। एक तरफ शिल्पा शेट्टी चिकन काटना सिखाती है और दूसरी तरफ कहती है कि मैं हिंदू और मुझे गर्व है। भाई वो हिंदू राष्ट्र बनने का मंच था, तुम्हारा कोई एड फिल्म भांड खाना नहीं था।
तो मुझे इन सब चीज़ों से तकलीफ होती है। सनातन बच सकते हैं तो इन सब चीज़ों से बचे, और भीड़ लगाने का शौक है तो उन मुद्दों पर लगाएं जहां पर उनकी ज़रूरत है। आपको अपना ये जो कैंपेन है फॉर रिफॉर्म चलाते रहना पड़ेगा, और आई थिंक हमें इतनी सारी और बातें हैं जिसके लिए हमें एक सेकंड पार्ट बनाना Exactly. पड़ेगा। आई होप आप सेकंड पार्ट के लिए हम दोबारा बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच नाजिया, एंड कि आपने हमसे इतनी सारी बातें की जो शायद और कहीं अभी इतनी नहीं करी है, विच इज़ गुड। I never believe कि my personal things, personal stuffs in public domain मैं कभी नहीं रखती हूँ। which is advice, वो जो सही भी हाँ, है। people are always inquisitive about me कि जानना जो हाँ, चाहते हैं क्या उनको सब है? जानना है। तो प्लीज फॉर आवर व्यूअर्स, आप प्लीज एक बार जस्ट टेल देम टू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर TDM मंथन या विद आवर मॉम। हाँ, ये TDM मंथन है, और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको देखें भी। और हमारे जैसी पर्सनालिटी जो बहुत मतलब बहुत खुलकर सामने नहीं आती है, बिकॉज हम लोग कोई भाड़ खाना में तो काम नहीं करते हैं कि हम क्या खाते हैं, क्या साबुन लगाते हैं, कौन से मंजन से दांत धोते हैं। हम तो ये सब पे डिस्कशन करते ही नहीं है। हम देश के हित में बात करते हैं, संविधान के लिए बात करते हैं। तो हम जैसे लोगों को के पर्सनल लाइफ में कैमरा फिट करने वाला ये TDM मंथन जो है, इसको ज़रूर देखें और ज़रूर सुने। मेरी किसी भी बात पर अगर आपको बुरा लगा हो, आई डोंट केयर, अच्छा लगा हो तो ज़रूर माने। हर हर महादेव। हर हर महादेव बहुत इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल, इसको तो Because, बहुत yeah. अच्छे से कहना चाहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। That was very nice. So guys, you just saw Nazia Ilahi Khan talk to us about her life, the challenges, and what made her like what she is. You know, the strongest, most unapologetic, I'd say. Exactly. So please do watch, like, share, and subscribe TDM Manthan. Thank you so much.